नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके हूँ आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का रिवीजन क्लास। अगर आप एक ऐसे वीडियो की तलाश में हो जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाए, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए, इवन आपके एक्टिविटी भी कवर हो जाए और डायग्राम में हमें किन बातों को याद करके जाना चाहिए, अगर आप ऐसे वीडियो की तलाश में हैं तो आपका स्वागत है। इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर आपके कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको होगा ये तो हर कोई बोलता है, बट आप एक काम कर लीजिए, आपके जितने भी यूटी हो चुके हैं, जितने भी टेस्ट पेपर हो चुके हैं, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, या प्रीवियस ईयर का पेपर 5-10 साल का उठा लीजिए, आप देख लेना, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात का मेरा गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले टॉपिक से, क्योंकि रिवीजन क्लास है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास है, तो हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि आपका एक तरह से जल्दी से रिवीजन हो जाए। एसिड, जितने भी एसिड होते हैं उनका टेस्ट सोर होता है और ये चेंज करते हैं कलर ब्लू लिटमस को रेड में। तो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में। एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है और चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला पॉइंट हमने एसिड के बारे में पढ़ा, एक तो सॉर टेस्ट होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बेसिस आर बिटर, जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है और चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस इनटू ब्लू, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दो टॉपिक हो गए, एसिड सोरिन टेस्ट था, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेसिस बिटर भी टेस्ट होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जो हम लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी एग्जाम में आता है कि लिटमस कौन सा इंडिकेटर है। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस बच्चों एक नेचुरल इंडिकेटर होता है क्योंकि प्लांट से मिलता है। टर्मरिक की बात करें, हम सबके घर में हल्दी होती है जो हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। टर्मरिक ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो दो नेचुरल इंडिकेटर भी हमने पढ़ लिए, एक लिटमस पेपर और दूसरा टर्मरिक, दोनों नेचुरल इंडिकेटर है। वहीं अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया, जो साइंटिस्ट ने लैब में तैयार करा। तो सिंथेटिक इंडिकेटर दो हैं हमारे पास, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनॉल्फेथिलीन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फेथिलीन। तो तीसरा पॉइंट तो हमने ये पढ़ लिया कि लिटमस जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। फोर्थ पॉइंट हमने जाना कि सिंथेटिक इंडिकेटर दो हैं हमारे पास, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनॉल्फेथिलीन। आगे इस सिंथेटिक इंडिकेटर का एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वो जरूर करके जाना क्योंकि आजकल वही एग्जाम में आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें कि लिटमस जो पेपर होता है या लिटमस सोल्यूशन होता है वो कौन से कलर का होता है, तो बच्चों लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल डाई कलर का होता है। जब लिटमस ना तो एसिड हो ना बेस हो तो उसका कलर पर्पल होता है। ये कौन से प्लांट से मिलता है, तो ये लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है। लिचेन और लाइकेन दोनों नाम है, कई लोग लिचेन बोलते हैं, कई लोग लाइकेन बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो। एक लाइकेन नाम के प्लांट से लिटमस सॉल्यूशन तैयार होता है और ये लाइकेन प्लांट जो होता है वो थैलोफाइटा ग्रुप, प्लांट का 5 ग्रुप होते हैं, शायद आपने 9th में पढ़ा होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा नाम के ग्रुप से बनाया जाता है। तो लिटमस सॉल्यूशन, ये फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, लिटमस सॉल्यूशन पर्पल डाई कलर का होता है, ये लिचेन नाम के प्लांट से तैयार होता है और ये थैलोफाइटा ग्रुप से बनाया जाता है। थैलोफाइटा ग्रुप का ये प्लांट होता है। वैन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिड और बेस, जब लिटमस सोल्यूशन ना तो एसिड होता है ना बेस होता है तो इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि इसका केवल पर्पल डाई होता है, तो ये पर्पल कलर का होता है, जामुनी रंग का होता है। जब ये ना एसिड हो ना बेस हो तो लिटमस कौन से कलर का होता है, तो पर्पल कलर का होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मैं 6 पॉइंट पर आ चुका हूँ। 6 पॉइंट देखिए, आपसे पूछा जाएगा कुछ और नेचुरल इंडिकेटर के नाम। दो नेचुरल इंडिकेटर हमने ऊपर पढ़े थे, एक तो लिटमस और एक टर्मरिक, ये दो नेचुरल इंडिकेटर तो ऊपर पढ़े थे। अब आप कुछ और नेचुरल इंडिकेटर के नाम याद कर लीजिए, जैसे कि रेड कैबेज। रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी के जो पत्ते होते हैं, रेड कैबेज लीफ जो होते हैं वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसके अलावा हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, ये जो हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम है ये फ्लावर्स के नाम है, ये कुछ फूल होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं उनके नाम है ये। तो हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। तो ये आपका एक तरह से 6 पॉइंट कवर हो गया। तो पहले पेज पर एक बार जल्दी से रिवाइज कर, देखो हर पेज को मैं आपको रिवीजन भी करूंगा ताकि आपका बिल्कुल एक बार में सब कुछ याद हो जाए।
पहले पेज पर हमने पहला पॉइंट पढ़ा, एसिड जो होता है वो सॉर इन टेस्ट होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। बेस जो होता है वो बिटर टेस्ट होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर दो है हमारे पास, एक मेथाइल ऑरेंज और दूसरा फेनोल्फेथिलीन। लिटमस सॉल्यूशन का कलर कौन सा होता है? तो पर्पल टाई कलर का होता है। ये कौन से प्लांट से मिलता है? तो लाइकेन नाम के प्लांट से मिलता है। ये लाइकेन नाम का प्लांट जो है वो कौन से ग्रुप में आता है? तो थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। जब लिटमस ना तो एसिड है ना बेस है तो उसका कलर क्या होता है? तो उसका कलर पर्पल होता है। 6 पॉइंट मैंने आपको बताया कि नेचुरल इंडिकेटर, कुछ और नेचुरल इंडिकेटर हमें पढ़ने हैं। तो रेड कैबेज के लीव जो होते हैं, लाल पत्ता गोभी के जो पत्ते होते हैं, टर्मरिक हम पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर। तो फर्स्ट पेज पे ये 6 पॉइंट आपको याद करके जाने हैं। जैसे ही आप पेज पलटोगे तो आपके पास एक एक्टिविटी आ जाएगा, एक्टिविटी 2.1। तो चलिए मैं आपको एक्टिविटी 2.1 समझाने जा रहा हूँ। एक्टिविटी 2.1 में बेसिकली ये बोला गया आपको कि आपको कुछ जो मटेरियल है एसिड और बेस ये आपको लेने हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3CO एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है ये। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड भी है। तो ये बहुत सारे जो एसिड और बेस है इनको आपको लेना है और इनको आपको क्या करना है कि इनको इस टेबल के अंदर इसको फिल करना है। एक्टिविटी 2.1 के लिए टेबल 2.1 दिया हुआ है कि जो जो आपको ऊपर नाम दिया होता है ना कुछ, जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, जो भी है ना, उनका आपको बताना है कि अगर रेड लिटमस पर डालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर इनको फेनोल्फेथिलीन में डालेंगे, इन सबको जो ऊपर हमने नाम पढ़ा है, अगर इन सबको फेनोल्फेथिलीन में डालेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या मेथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसके लिए मैंने क्या करा आपके लिए, मैंने आपके लिए पूरी एक एक्टिविटी तैयार कर दी। एक्टिविटी 2.1 ये रहा आपके सामने, एक्टिविटी 2.1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना बाद में, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए HCl, जब HCl को आप रेड लिटमस पेपर पर डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एसिड है तो रेड तो रेड ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो HCl जो है वो रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। फेनोल्फेथिलीन सोल्यूशन जब आप डालोगे तो उसको कलरलेस कर देगा, और जब आप मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये पूरा आपको बिल्कुल अच्छे से टेबल याद करके जाना है, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो रेड लिटमस सोल्यूशन में डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देगा, फिनोल्फेथिलीन सोल्यूशन को ये कलरलेस कर लेगा और मिथाइल ऑरेंज को ये रेड कर देगा। वहीं अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो रेड लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है, फिनोल्फेथिलीन को ये भी कलरलेस कर लेता है और मिथाइल ऑरेंज को ये भी रेड कर देता है। यानी एक ओवरऑल हमें समझ में आ गया कि एसिड कोई सा भी हम ले लें, रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मिथाइल ऑरेंज को हमेशा रेड करेगा और फिनोल्फेथिलीन को हमेशा कलरलेस करेगा। तो ये बहुत आसान तरीका याद करने का, आप ऐसे याद करो ना। चाहिए देखिए ये एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड रेड लिटमस पेपर के साथ कोई चेंज नहीं करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, फिनोल्फेथिलीन को कलरलेस कर देगा और मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देगा। तो एक चीज हमें कॉमन याद रखनी है कि कोई भी एसिड हम कोई भी एसिड ले लें, जब आप रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्लू को हमेशा रेड कर देगा, फिनोल्फेथिलीन हमेशा कलरलेस हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज भी हमेशा रेड हो जाएगा। तो देखिए ना कितना आसान है, जितने भी एसिड होंगे मैं कोई सा भी एसिड ले लूंगा, मोस्टली एसिड के साथ यही होगा कि भाई वो जो रेड लिटमस के साथ है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्लू लिटमस को ये रेड कर देगा, फिनोल्फेथिलीन को कलरलेस कर देगा और मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देगा। वहीं अगर मैं कोई बेस लेता हूं, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर मैं कोई बेस लेता हूं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, इनमें से कोई भी, ये सब बेसिस है, कोई सा भी बेसिस लोगे, जब आप रेड लिटमस पेपर में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। और ब्लू लिटमस पेपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस है, तो बेस तो कुछ कर नहीं सकता ब्लू लिटमस पेपर को, तो नो चेंज। वहीं ये अगर मिथाइल ऑरेंज में डालोगे, किसी भी बेस को, बच्चों याद रखना, किसी भी बेस को जब हम मिथाइल ऑरेंज में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। देखिए सब में पिंक है, तो किसी भी बेसिस को जब हम मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो उसका कलर हमेशा पिंक हो जाएगा। और किसी भी बेसिस को जब हम किसी भी बेसिस को फेनोल्फेथिलीन सॉल्यूशन में डालेंगे, किसी भी बेसिस को, ये सारे बेसिस है, ये सारे क्या है, बेसिस है, जब हम किसी भी बेसिस को फेनोल्फेथिलीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर
पिंक हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे, जब किसी भी बेसिस को फेनोल्फेथलीन में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। वहीं किसी भी बेसिस को अगर हम मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो उसका कलर हमेशा येलो होगा। तो बड़ा सिंपल है याद करना। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, मुझे कैसे याद रहता है, तो मैं अपना तरीका बताता हूं। देखिए, एसिड रेड के साथ कोई चेंज नहीं, ब्लू हमेशा रेड होगा, फिनोल्फेथलीन हमेशा कलरलेस होगा और मिथाइल ऑरेंज हमेशा रेड होगा। तो एक याद कर लो, सारे अपने आप याद हो जाएंगे। कोई भी एसिड होगा ये इफेक्ट पड़ेगा। वहीं बेस के साथ देखिए, कोई भी बेस ले लूंगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो आपका था फिनोल्फेथलीन, इसका कलर आपका पिंक कर देगा और जो मिथाइल ऑरेंज था वो येलो कलर का हो जाएगा। तो आप चाहो तो 2 बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एसिड के लिए ताकि आपको याद रहे, और ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेस के लिए। एक याद कर लो, सारे अपने आप याद रहेंगे। तो एक्टिविटी 2.1 का पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो आई होप आप ये टेबल फिल कर लोगे। ये जो टेबल आपके दिया हुआ है इसे आप फिल कर लोगे। ये टेबल आपको दिया हुआ है, इसे आप फिल कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं वोज ओडोर, ओडोर मतलब स्मेल, चेंज हो जाता है कब, इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। अगर वो किसी एसिडिक और बेस में डाल देते हैं ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो स्मेल है, ओडोर है, वो बदल जाता है। जब हम उसे किसी एसिड में या बेस में डाल दें तो उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है। इन्हीं को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोला जाता है। और ये हम सब ने पढ़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आप सब ने पढ़ लिया है क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के 3 एग्जाम्पल भी आपने याद करा होगा, वेनिला, अनियन और क्लोव ऑयल, है ना। ये याद करा होगा आपने। वेनिला जो होता है वो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, अनियन भी एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है और क्लोव ऑयल भी एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, क्योंकि इनके स्मेल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एसिड या बेस में डालने पर। तो ये हम सब ने पढ़ा है। बट बच्चों आजकल ये नहीं आता। आजकल एग्जाम में जो आता है, एग्जाम पर्पज से अगर आप देखोगे तो एग्जाम में एक्टिविटी आती है, ये सब चीजें आती है कि चलिए आपने अनियन ले लिया, है ना, आपने अनियन ले लिया, आपने क्लोव ऑयल ले लिया, आपने वेनिला ले लिया, आपने अनियन ले लिया, वेनिला ले लिया, क्लोव ऑयल ले लिया, आपने HCl में डाल लिया यानी एसिड में डाल लिया, या NaOH में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस है उसमें डाल लिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्टिविटी 2.2 आपको समझाने वाला हूँ। एक्टिविटी 2.2 के लिए मैं आपको पूरा टेबल दे रहा हूँ। एक्टिविटी 2.2 देखिए, इतने समय खत्म हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लेना। आप एक्टिविटी 2.2 का आंसर है पूरा ये। जब अनियन को हम HCl में डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब वेनिला एसेंस को हम एसिड में डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब क्लोव ऑयल को HCl में डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ओडोर या कोई स्मेल में चेंज नहीं होगा। लेकिन बच्चों जब हम अनियन को या वेनिला को या क्लोव ऑयल को बेस में डालते हैं, जब हम अनियन को, वेनिला एसेंस को या क्लोव ऑयल को किसी बेस में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस में डालते हैं, तो वो ओडोरलेस हो जाता है। उसका जो स्मेल है वो खत्म हो जाता है, वो ओडोरलेस हो जाता है। उसका स्मेल डिक्रीज, कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाता है। स्मेल उसमें से बिल्कुल भी नहीं आती या ओडोर उसका बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। तो ये आप एक्टिविटी 2.2 याद रखोगे। क्या समझा हमने कि अनियन को, वेनिला एसेंस को या क्लोव ऑयल को जब HCl में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालेंगे तो वो ओडोरलेस हो जाएगा, वो स्मेललेस हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, ये तो हर बच्चा याद करके जा रहा है ना कि वेनिला, अनियन, क्लोव, ये क्या है, ये तीनों जो है वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर, ये हर बच्चा याद करके जा रहा है। कोई नई बात नहीं, आप भी पढ़ के जा रहे हो, हर बच्चा पढ़ के जा रहा है। लेकिन आप भी जानते हो कि ये बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं कि जब अनियन को HCl में डालेंगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अनियन को NaOH में डालेंगे तो ओडोरलेस हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये पूरा टेबल एक्टिविटी के साथ याद करना है। पूरी केमिस्ट्री का मतलब यही है। एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 2.3 पर। एक्टिविटी 2.3 ये हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है जिंक ग्रेनुअल्स के साथ, जब जिंक के टुकड़ों के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो चलिए मैं एक्टिविटी 2.3 भी आपके लेके आऊं। आ जाइए, ये रहा एक्टिविटी 2.3 का आंसर। एक्टिविटी 2.3 का आंसर ये रहा, जब जिंक बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये रिएक्शन याद करना है, इस रिएक्शन को पढ़ के जाना है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एक चीज तो याद करके जाओगे। सेकेंड, इसमें ना बबल्स की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन में बबल्स की फॉर्मेशन होती है। तो आपसे पूछा जाएगा ये बबल्स क्यों बनते हैं, तो ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। किसकी वजह से बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के कारण ये बबल्स बनते हैं, जो कि ट्रैप हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो बबल्स बनते हैं किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस की वजह से ये बबल्स बनते हैं।
और व्हेन द गैस इज पास इन अ बर्निंग कैंडल, और जब एक बर्निंग कैंडल को आप ले जाओगे उस गैस के पास, यानी हाइड्रोजन गैस के पास एक बर्निंग कैंडल को ले जाओगे, तो आपको पॉप साउंड, यानी आपको पॉप साउंड, आजकल पटाखे भी आते हैं पॉप साउंड वाले, तो आपने सुने भी होंगे, छोटे बच्चों के लिए पॉप साउंड वाले पटाखे आते हैं छोटे छोटे। तो बर्निंग कैंडल को जब आप ले जाओगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो वो पॉप साउंड रिलीज करेगा, वो पॉप साउंड रिलीज करेगा, या पॉप साउंड आवाज आएगी आपको। हाइड्रोजन गैस सपोर्ट करता है बर्निंग को। हाइड्रोजन गैस किसको सपोर्ट करता है? तो ये सपोर्ट करता है बर्निंग को, बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो देखिए एक्टिविटी 2.3 में हमने 3 बातें सीखी। एक्टिविटी 2.3 में बेसिकली हमने जो मेन था वो 3 बातें सीखी। फर्स्ट, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन रिलीज करता है, पहला पॉइंट। सेकंड, इसमें बबल्स की फॉर्मेशन होती है, किसकी वजह से? हाइड्रोजन गैस की वजह से। एंड थर्ड, जब आप किसी बर्निंग कैंडल को इस हाइड्रोजन गैस के पास ले जाओगे तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। तो बच्चों ये 3 पॉइंट जरूर याद कर लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक्टिविटी 2.3 का ये स्क्रीनशॉट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आप बाद में इसका रिवीजन कर सको। आगे बढ़ जाए। अब आते हैं, आप देखोगे अगले पेज पर तो आपको थोड़ा सा ये डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। ये कई बार डायग्राम में क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वगैरह वगैरह। तो सब कुछ याद नहीं करना, जो मेन चीज पेपर में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये पॉप साउंड है, ये पॉप साउंड के लिए सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। और ये पॉप साउंड जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो हाइड्रोजन गैस की वजह से। अभी आपको बताया ये पॉप साउंड है जो किसकी वजह से होगा? हाइड्रोजन गैस की वजह से। एक तो याद करोगे। दूसरा, ये जो लिक्विड है, ये जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है? तो ये सोप सोल्यूशन है, साबुन का सोल्यूशन है, साबुन का पानी है, सोप सोल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में बच्चों के यूट्यूब में देख रहा हूं ये भी पूछा जाता है। मैंने कहा था ना, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो, एंड तक देखते हो, तो आपका कुछ नहीं बचेगा, आप सब कुछ कवर कर लोगे। आप पहले 10 साल का पेपर उठा लो, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो वीडियो में आपको ना मिले। सॉरी बच्चों। यहां पर आते हैं, एक टेस्ट ट्यूब की बात करें। इस टेस्ट ट्यूब में पूछेंगे ये जो नीचे है ये क्या है? तो ये जिंक है। क्या है ये? जिंक ग्रैनुअल्स। ये जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये टुकड़े, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे होंगे, ये क्या? ये टुकड़े किस चीज का है? तो ये जिंक है। ऊपर आपको थोड़े बबल्स आपको दिखाई दिए होंगे, छोटे छोटे बबल्स बने हुए ऊपर, गोल गोल बबल्स आपको बना के देंगे। तो ये गोल गोल बबल्स आपको अभी बताया था किसकी वजह से बनता है? हाइड्रोजन गैस बबल। ये हाइड्रोजन गैस बबल्स है जो हाइड्रोजन गैस की वजह से बनता है। और ये लिक्विड, ये जो येलो कलर का लिक्विड है ये क्या है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सब कुछ याद कर लोगे। जल्दी से मैं आपको बता दूं, इन दोनों पेज पर हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको ये एक्टिविटी समझाया, एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 जल्दी से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैं हर पेज में आपको रिवीजन भी कराता जाऊंगा। एक्टिविटी 2.1 में आपको समझाया कि कोई भी एसिड जब रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करता है तो कोई चीज नहीं होता। ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, फिनोल्फेथलीन को कलरलेस कर लेता है, मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देता है। बेस की बात करें, जब वो रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू कर देता है, ब्लू के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। फिनोल्फेथलीन के साथ उसका रिएक्शन पिंक कलर का हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज के साथ वो येलो कलर की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद मैंने आपको 2.1 के बाद नीचे आपको समझाया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका ओडोर जो होता है वो चेंज हो जाता है किसी एसिड या बेस में। इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको 3 एग्जांपल बताया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के, वेनिला, अनियन एंड क्लोव। और उसके बाद मैंने एक्टिविटी 2.2 आपको समझाया। तो एक्टिविटी 2.2 में मैंने कहा था आपको टेबल याद कर लो, ये वाला टेबल, कि अनियन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई चेंज नहीं, वेनिला HCl के साथ कोई चेंज नहीं, क्लोव ऑयल HCl के साथ कोई चेंज नहीं। लेकिन ये तीनों जब NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ओडोरलेस हो जाएगा, इनकी जो स्मेल हो जाएंगी वो गैब हो जाएंगी। उसके बाद एक्टिविटी आपका 2.3 आया। एक्टिविटी 2.3 मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए और एक जिंक होना चाहिए। इनकी एक्टिविटी में आपको समझाया कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इसमें बबल्स बनता है हाइड्रोजन गैस के कारण। और जब आप बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो आपको पॉप साउंड आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको ये डायग्राम आपको समझाया जिसमें ये जो सिंबल है ये पॉप साउंड जो कि हाइड्रोजन गैस की वजह से हो रहा है। ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है? ये सोप सोल्यूशन है। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये जिंक के हैं, ये जिंक के टुकड़े हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो येलो कलर का लिक्विड है ये क्या है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये बबल्स बनने हैं वो हाइड्रोजन गैस बबल्स है। तो ये 3 पेज आप कर चुके हो। हम अगले पेज पे बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगले पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो अगले पेज पे आ जाइए, अगला पेज आपके सामने है। अब हम पढ़ेंगे इस पेज पे हमारे सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आप देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड।
जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला आपको एक फॉर्मूला एज इट इज याद करना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये हमने इस वाला एक्टिविटी में भी देखा था। अभी हमने जो एक्टिविटी पढ़ी थी बच्चों, ये जो एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी थी इसमें यही तो हुआ था। ये क्या था? मेटल था। ये एक्टिविटी से देते हैं ताकि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाओ। ये मेटल था, ये क्या है? एसिड है। तो व्हेन मेटल एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? ये बनता है आपका सॉल्ट और ये बनता है हाइड्रोजन गैस। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे रियल लाइफ सिचुएशन देने के लिए आपको दे रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी बुक बेस्ट है। अब 1000 बुक कर लोगे ना तब भी आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी जितना आपको एनसीईआरटी एक बुक करने पे मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो सभी बच्चे एनसीईआरटी से तैयारी करते हैं। इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, आपके पूरे नंबर हमेशा आएंगे। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो हमने एक्टिविटी में देखा। यहीं पर एक्टिविटी 2.4 आ जाता है। तो एक्टिविटी 2.4 हम अलग से करने की जरूरत नहीं है, नीचे हमें दिया हुआ इसका एग्जाम्पल। इसमें हम क्या लेंगे? एक जिंक लेंगे और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दो चीज लेनी है। एक क्या लेना है? जिंक मेटल लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है। तो हमने जिंक ले लिया, ये रहा जिंक और ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सोडियम जिंकेट। इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट, जो एक सॉल्ट होता है और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिंक जो है वो एक मेटल है, और ये जो सोडियम जिंकेट, इसे सोडियम जिंकेट बोलते हैं, जो आपको नाम दिया हुआ भी है। सोडियम जिंकेट जो है एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक फॉर्मूला आपको मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला? कि व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट आल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज तो कॉमन हो गई ना, कि चाहे वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एग्जांपल आपको अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। एसिड मेटल का एग्जांपल ये रहा, लीजिए आपके सामने, ये रहा एसिड और मेटल का एग्जांपल ये रहा, एसिड और मेटल का एग्जांपल ये रहा, दोनों के बीच रिएक्शन का, और बेस और मेटल का रिएक्शन ये रहा। तो एनसीईआरटी बुक इसलिए बहुत अच्छी होती है कि उसमें सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक तौर पे दिया होता है। बस पढ़ने वाला चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए इस प्रकार से, ताकि आप सिस्टमैटिक पढ़ पाओ। इसी के बाद जस्ट आप नीचे आओगे तो आपको एक्टिविटी 2.5 मिलेगा। तो एक्टिविटी 2.5 लेके आता हूं मैं। एक्टिविटी 2.5 देखिए हमारे पास क्या है। एक्टिविटी 2.5 यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ है, उसका फिर आपको यहाँ पर रिएक्शन भी दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की गई है। इसमें हम क्या लेंगे? एक तो लेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या लेंगे बच्चों? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ये ले लिया आपने। एक तो क्या क्या लेना पहले अपने दिमाग में रख लो। एक तो लेना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। दूसरा हमें लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, दो चीज ले लिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर HCl के साथ इन दोनों को रिएक्ट करना है, ठीक है। एक क्या ले लिया? सोडियम कार्बोनेट, एक ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इन दोनों को 1 बाय 1 मुझे HCl के साथ रिएक्ट करना है। पहले इसको भी HCl के साथ रिएक्ट करना है और इसको भी HCl के साथ रिएक्ट करना है। तो क्या होगा? तो नीचे आपको दिया हुआ है, इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सब कुछ दिया हुआ है। यहीं पे आपको दिया हुआ है कि जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तीन चीज बनाएगा, एक सोडियम क्लोराइड, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखोगे रिएक्शन। मेन आपके बुक में से ही सब कुछ आ रहा है, आपके बुक से बाहर कुछ नहीं आ रहा। बुक को ध्यान से पढ़िए। व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीन चीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरा क्या लिया था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यानी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा? वो NaCl बनाएगा, फिर से एक सॉल्ट बनाएगा, वो वाटर बनाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। तो ये चीज कॉमन हो गया कि हम सोडियम कार्बोनेट लें या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें। सोडियम क्या होता है? मेटल। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई रिपीट,
ये है मेटल कार्बोनेट और ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट ले लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? यहां पर देखिए, अब आते हैं डायग्राम में। आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई, ये आपको डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे टेस्ट ट्यूब में क्या है, तो ये टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये जो टुकड़े छोटे छोटे क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये कलर, ये क्या है, तो आप इसका आंसर दोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो लिक्विड है इसमें, ये कौन सा लिक्विड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे आपको बबल्स बना के दे देंगे छोटे छोटे, या आपको गैस उड़ता हुआ दिखाई देंगे, पूछेंगे कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये सोडियम कार्बोनेट है, लिक्विड जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। यहाँ पे जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पर आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में आ जाओ, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपसे पूछेंगे इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है, तो इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो बच्चों डायग्राम आपको याद रखना है, मेन चीज़ है, ये सब चीज़ें कभी नहीं पूछते, मेन जो इसमें मटेरियल है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये जो एक्टिविटी की गई किस लिए की गई है, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं, तो ये इसके लिए एक्टिविटी ये की गई है। तो ये भी याद रखना है कि ये एक्टिविटी किसके लिए की गई है, तो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए एक्टिविटी ये की जाती है। तो ये आपको रिएक्शन देखिए, एक्टिविटी आपको समझ में आ गया। सोडियम, एक तो सोडियम कार्बोनेट लिया था, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था और HCl के साथ रिएक्ट किया, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और ये आपको एक्टिविटी, आपको डायग्राम भी समझा दिया। और चाहो तो आप फॉर्मूला भी याद कर लो, ये फॉर्मूला भी आपके पास है, ये लीजिए, ये फॉर्मूला भी है कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई सा भी, चाहे मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम चीज बनाएगा, हमेशा तीन चीज सेम बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एक फॉर्मूले के तौर पे आपको याद करना है, हालांकि फॉर्मूला आजकल आता नहीं, बट फॉर्मूला आप याद कर लेना, तो इसके बेस पर कुछ और भी पूछा जा सकता है। नाउ एक और रिएक्शन आपको दिया हुआ है, एक और रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। एक और रिएक्शन आपको दिया हुआ है तो हम ये भी पढ़ेंगे आपके लिए। ये देखिए, याद कीजिए, लाइम वाटर, लाइम वाटर याद है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, याद कीजिए, मैंने व्हाइट वॉशिंग में समझाया था, जो व्हाइट वॉशिंग वाला टॉपिक था, व्हाइट वॉशिंग चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था, आप जाके चेक कर लीजिए मेरा वीडियो, मैंने वहां भी समझाया था कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और इसकी वजह से ही दीवारों पे चमक आती है, क्योंकि ये मिल्की हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका कलर व्हाइट हो जाएगा, इसका कलर मिल्की हो जाएगा। ये पेपर में पूछते हैं कि कैल्शियम लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। चौक पाउडर का भी फॉर्मूला यही होता है, एक्सेल का भी फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो कई चीजें हैं, मार्वल का भी फॉर्मूला यही होता है। तो आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद करके जाना है, ये रिएक्शन बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। और अगर फिर से अगर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो पहले से बन गया था, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो हमारे पास पहले से बन गया, ये तो पहले ही बन गया था। अगर इसमें और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बच्चों कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कलरलेस होता है, ये रंगहीन हो जाता है, ये पानी जैसा हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कलरलेस हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में अगर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि कलरलेस होता है। तो एक रिएक्शन में ये भी याद करना है। इसके अलावा चाहे वो लाइमस्टोन हो, चाहे चौक हो, चाहे मार्बल हो, ये सब क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्मूले होते हैं। और ये चैप्टर 1 में बताया था। चाहे आपके पेपर में लाइमस्टोन लिखा हुआ जाए, या पेपर में चौक लिखा हुआ जाए, या मार्बल लिखा हुआ जाए, भाई लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताओ, चौक का फॉर्मूला बताओ, मार्बल का फॉर्मूला बताओ, एक्सेल का फॉर्मूला बताओ, जो अंडे का कवच होता है व्हाइट कलर का, एक्सेल का फॉर्मूला बताओ, तो इन सब का फॉर्मूला एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इन सब का कॉमन फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ऐसे के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा। बच्चों देखिए, आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझना है।
देखिए अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो कुछ भी स्किप नहीं करना, तभी आपके पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऐसा बनाएंगे तो सब कुछ है। टाइम तो लगेगा इसमें, ये टाइम कंज्यूमिंग है वीडियो, मैं मानता हूं, बट इसमें ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब कुछ कवर कर देगा आपका, और आपके सारे डॉट एकदम से क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। नाउ एक्टिविटी 2.6 आती है, तो पहले मैं एक्टिविटी समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको बता भी दिया, दोबारा बताता हूँ। NaOH जब फिनॉल फेथिलीन में मिलाएंगे तो उसका कलर क्या होगा? तो लीजिए आंसर देता हूँ, हालांकि मैंने आपको बताया था पिंक कलर का, तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये देखिए, जब हम पिंक कलर हो जाएगा, द पिंक कलर ऑफ सोल्यूशन, द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज टू पिंक, पिंक कलर हो जाएगा। ये पहले भी आपको बताया था, एक्टिविटी शायद हमारा 2.1 था, 2.1 था ना एक्टिविटी, उसमें भी आपको समझाया था कि जब हम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनॉल फेथिलीन सॉल्यूशन में डालेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनॉल फेथिलीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा? उसका कलर पिंक हो जाएगा। और अगर फिर से HCl डाल देंगे तो इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बनने के कारण वो जो पिंक कलर है वो गायब हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास फिनॉल फेथिलीन है, फिनॉल फेथिलीन में हमने NaOH मिलाया, तो जब फिनॉल फेथिलीन में NaOH मिलाओगे आप तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। और पिंक कलर में आप HCl मिला दोगे दोबारा, आप इसमें दोबारा HCl मिला दोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये NaOH एक बेस है, और HCl मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और इसकी वजह से ये, इस रिएक्शन की वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, उदासीन अभिक्रिया हो जाएगी, और इस रिएक्शन की वजह से, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से ये कलर्स हो जाएगा। एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट कैंसिल देयर प्रॉपर्टीज, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कैंसिल करते हैं, एंड फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। दिस रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नाउ फिर से हमने क्या करा कि चलो आपका कलर्स हो गया, अब फिर से अगर NaOH डाल दिया, जी हाँ, अगर फिर से NaOH डाल दिया तो क्या होगा? फिर से कलर पिंक हो जाएगा, क्या दिक्कत है? फिर से कलर पिंक हो जाएगा, है ना। अब नाउ द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फेथिलीन रीअपियर, अब फिर से पिंक कलर हो जाएगा फिनोल्फेथिलीन का। द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फेथिलीन रीअपियर, अब फिर से पिंक कलर हो जाएगा, है ना, फिनोल्फेथिलीन का। एज सॉल्ट बिकम बेसिक, क्योंकि सॉल्ट जो है वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिनोल्फेथिलीन में जब NaOH मिलाएंगे तो पिंक कलर, उस पिंक कलर में HCl मिलाएंगे तो कलरलेस, और अगर फिर से NaOH डालेंगे तो फिर से उसका कलर पिंक ही हो जाएगा। तो ओवरऑल ये रिएक्शन का मतलब है कि जब हम फिनोल्फेथिलीन में NaOH मिलाएंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, फिर उस पिंक कलर में अगर आप HCl मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और फिर से NaOH डालोगे तो उसका कलर फिर से पिंक हो जाएगा और वो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। तो ये आपका एक्टिविटी था, एक्टिविटी 2.6। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, when sodium hydroxide react with HCl it forms sodium chloride and water, and this reaction is called neutralization reaction, जो मैंने आपसे बोला भी अभी। the reaction between acid and base, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, इससे एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड और बेस, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे की पावर को न्यूट्रल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी 2.6 भी मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। नाउ एक्टिविटी 2.7 आते हैं। इसमें आपको एक लेना है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। एक आपको क्या लेना है? कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना, कॉपर ऑक्साइड CaO, ये होता है कॉपर ऑक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। तो जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन होगा। When copper oxide react with HCl, it form copper chloride and water. When copper oxide react with HCl, it form copper chloride and water. और दूसरा, इसका कलर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर क्या बनेगा। You will notice that the color of the solution become blue green. कलर जो हो जाएगा वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिजोल्व हो जाएगा। जो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का कलर हो जाएगा वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? ब्लू, वो आपका ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा सोल्यूशन, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिसोल्व हो जाएगा पानी के अंदर।
द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से हुआ? तो कॉपर क्लोराइड की वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन हो गया। कॉपर क्लोराइड की वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा सोल्यूशन का। ठीक है, तो रिएक्शन याद कर लेना, कलर याद कर लेना, कलर जरूर याद कर लेना। कलर बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है भाई, आज का कलर ही आता है। स्क्रीनशॉट ले लो एक्टिविटी 2.7 का, आप इसे बाद में नोट कर लेना अच्छे से। एक्टिविटी 2.7 समझ में आ गया? एक लास्ट बार समझा देता हूं कि जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो कॉपर क्लोराइड बनाएगा। कॉपर क्लोराइड एंड वाटर, और कॉपर क्लोराइड का कलर ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, याद रखोगे एक्टिविटी 2.7। तो यहां पर ये पेज भी खत्म होता है, लास्ट में ये पढ़ लो। द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, सोल्यूशन कलर ब्लू ग्रीन होगा, मैंने आपको बताया। कॉपर डिजोल्व हो जाएगा। अब ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से हुआ? तो कॉपर क्लोराइड की वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन हो गया। इससे हमें एक सबक मिलता है क्या? कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन मेटल ऑक्साइड, देखो कॉपर ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड था। कॉपर कौन होता है? मेटल। कॉपर कौन होता है? मेटल। ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड, कॉपर मेटल है, ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, कि व्हेन मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो इस समय क्या पता लगता है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिस होता है, वो एक बेसिस होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिस होता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर बताओ, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिस, क्योंकि हम जानते हैं बेसिस और एसिड, बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो सब बेस नेचर के होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये पेज भी खत्म होता है। जल्दी से रिवाइज, देखो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हम सब पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, रिवीजन नहीं करते, यही सबसे बड़ी कमी हम सबके अंदर। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कराता हूं। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब कोई बेस जैसे जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस समय पता लगा कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करता है। एक्टिविटी 2.5 से हमने जाना कि आप सोडियम कार्बोनेट ले लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम प्रोडक्ट बनाएगा। ये हमने रिएक्शन में देखा कि सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों में सेम चीजें बनती है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस डायग्राम से हमने जाना कि ये जो सोल्यूशन है वो HCl का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो टुकड़े हैं ये सोडियम कार्बोनेट के टुकड़े हैं, और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया, ये पिछले चैप्टर में था, चैप्टर 1 से भी लिया गया है ये, कि जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर इस रिएक्शन के अंदर जो अभी हमने करा था लाइम वाटर वाला, इस रिएक्शन के अंदर अगर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, जो कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कलरलेस होता है, ये रंगहीन हो जाएगा और ये वाटर में सोल्यूबल होता है। चाहे लाइमस्टोन हो, चाहे चौक हो, या मार्बल हो, या एक्सेल हो, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्मूला होता है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इनमें से दोनों में से कोई सा भी हो, व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म द सिमिलर थिंग दैट इज द सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। एक्टिविटी 2.6 में हमने जाना कि जब NaOH फिनॉल्फेथिलीन के साथ मिलाएंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, जब उसमें HCl डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, और दोबारा NaOH डालेंगे तो दोबारा पिंक कलर का हो जाएगा। जब when NaOH react with HCl form NaCl or water, this called a neutralization reaction because it is a base and it is an acid, or when base react with acid form salt and water, this reaction called neutralization reaction. The reaction between acid and base gives salt and water and this reaction is called neutralization reaction. तो हमें फॉर्मूला मिल गया कि कोई भी बेस कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। एक्टिविटी 2.7 हमने जाना कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कॉपर क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, और कॉपर क्लोराइड का कलर जो होगा वो ब्लू ग्रीन होगा, कॉपर क्लोराइड का कलर ब्लू ग्रीन होगा, कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि कोई भी मेटल ऑक्साइड, चाहे वो कॉपर ऑक्साइड हो या जिंक ऑक्साइड हो या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। और हमेशा याद रखना जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस नेचर के होते हैं, क्योंकि बेस एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो इस रिएक्शन से हमें पता लगा कि ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेस इन नेचर। ठीक है,
तो ये रिवीजन भी कर लिया हमने, समझ भी लिया, रिवीजन भी हो गया, दो दो बार रिवीजन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पढ़िए, सिंस मेटेलिक, ये बता भी चुका हूँ मैं, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो रिएक्ट विद, जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो बेसिक नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बच्चों, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो बेस होंगे, चाहे वो कॉपर ऑक्साइड हो, चाहे वो जिंक ऑक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो, कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर हम ले लें, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, कोई भी मेटल ऑक्साइड हम लेंगे तो वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, वो बेस होगा। वहीं पर अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, आप लिख लेना अलग से, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो आप चाहिए तो फॉर्मूला लिख देना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इससे पता लगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड नेचर का होता है। ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो सब एसिड नेचर के होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप सब जानते हो, CaOH होल ट्वाइस, विच इज बेस, जो एक बेस है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। वी कैन कंक्लूड दैट, हम पता लगा सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो सब एसिडिक नेचर के होंगे। यही तो मैंने आपसे कहा, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो सब एसिड नेचर के होंगे, ठीक है ना। यहां से हमारा टॉपिक चेंज होगा, हम अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक देखिए। अभी एसिड और बेस में कॉमन क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि सारे एसिड के अंदर और सारे बेसिस के अंदर कॉमन क्या पाया जाता है, ठीक है। तो यहां से अब स्टार्ट होता है ये नया टॉपिक आपका। पहले आप सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ऑल एसिड, जितने भी एसिड होते हैं ना वो जनरेट हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ये हमने पहले भी देखा था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, आपने अभी एक्टिविटी भी करा था जिंक वाला। सो हाइड्रोजन गैस सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड, कि हाइड्रोजन गैस जो है वो सब में पाया जाता है सारे एसिड में, ठीक है। यहां पे ये बताया गया है कि आप कोई भी एसिड ले लो, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ऐसा लग रहा है कि सारे मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा पाया जाता है सभी एसिड में। क्या ये बात सच है? तो इसके लिए हमने 3 चीज ली बच्चों, यहां पर 3 एक्टिविटी दिए हुए। एक्टिविटी 2.8 बहुत अच्छा एक्टिविटी है ये एक्टिविटी जरूर समझ के जाना, इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है यूट्यूब वगैरह में। यहां पर आपके पास 3 है, देखिए, एक है ग्लूकोज, एक आपके पास ग्लूकोज है, एक आपके पास अल्कोहल है, एक आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एक आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये 4 चीजें आपने ले ली। और जब आपने इसको एक एक्टिविटी के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है, आपने 2 नेल ले लिया, आयरन नेल, लोहे के कील जो होते हैं, उसको आपने तार से, बैटरी वगैरह से एक पूरा कंडक्टर तैयार कर दिया, एक पूरा सर्किट तैयार कर लिया जो आपके सामने है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, ये रबर कॉर्क है, इसे रबर कॉर्क कहते हैं, रबर कॉर्क के नाम से जाना जाता है। ये 2 आयरन नेल है और हमने क्या करा, इसमें HCl सोल्यूशन को मिलाया। तो जैसे HCl सोल्यूशन को मिलाएंगे तो HCl सोल्यूशन मिलाते ही ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि HCl जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है HCl से, या किसी भी एसिड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड सोल्यूशन होता है वाटर में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा आपने 4 पहले तो दिमाग में रख लो बिल्कुल, 4 चीजें कौन कौन सी लिए, ग्लूकोज लिया आपने, अल्कोहल लिया था आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था आपने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। ये 4 चीजें आपने यूज करना है। उसके बाद आप पाओगे द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, कि आप कोई भी एसिड लोगे बल्ब ग्लो करेगा, जो बल्ब है आपका वो ग्लो करेगा एसिड के केस में। तो ये तो क्लियर हो गया कि एसिड के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट कर सकती है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्लूकोज होता है और अल्कोहल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द
एसिड सोल्यूशन बाय आयन। अब ये जो आपने देखा था कि बल्ब ग्लो कर रहा है एसिड में, जो बल्ब ग्लो कर रहा है एसिड में, क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस आयन पाया जाता है, H प्लस आयन पाया जाता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिड सोल्यूशन। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कैरिड होता है एसिडिक सोल्यूशन के, क्यों? क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं। कौन सा आयन? H प्लस आयन पाए जाते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि एसिड में H प्लस आयन पाए जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, इसलिए बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है। तो आपको क्लियर हो गया कि कोई भी एसिड हम लेंगे, कोई भी एसिड हम लेंगे तो उसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि उसमें H प्लस आयन पाया जाता है। तो H प्लस आयन के कारण बल्ब जो है ग्लो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल, इसके अंदर H प्लस आयन नहीं होता। इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल इसमें H प्लस आयन नहीं होता। अब क्योंकि इनमें H प्लस आयन नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। एसिड कंटेन H प्लस आयन, एसिड में H प्लस आयन पाया जाता है कैटाइजेशन के फॉर्म में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, एसिड जो होता है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है इन सॉल्यूशन। जब हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो यहां से हमें चीज क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा एसिड। एसिड जो होता है, जितने भी एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि इनमें H प्लस आयन पाए जाते हैं। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे जो सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें H प्लस आयन नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया? अब नाउ अगले पे आते हैं बेस सोल्यूशन के साथ। ये तो देखिए आपने एसिड के लिए पर्टिकुलर एक्टिविटी की था। अब यहाँ पर बेस एक्टिविटी 2.9 जो है वो बेसिकली ये लिया गया है कि आपको क्या करना है, दो प्रकार के सोल्यूशन लेना है। एक लेना है ड्राई HCl और एक लेना है कंसंट्रेटिक HCl। एक तो सूखा HCl लेना है और एक कंसंट्रेटिक HCl लेना है, और सोल्यूशन के फॉर्म में लेना है, लिक्विड फॉर्म में। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये लिक्विड फॉर्म में लेना है और ये आपको ड्राई फॉर्म में लेना है, सूखे फॉर्म में लेना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करेगा, ये एक्टिविटी हमें ये सिखाए। खासकर बोलूंगा कि आपको पूरा एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पूरा एक्टिविटी पढ़ो। मैं एक्टिविटी को आपको डायरेक्ट समझा देता हूं बच्चों कि जब हम HCl लेंगे ना ड्राई फॉर्म में, जब हम HCl लेंगे ड्राई फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, ये ना तो लिटमस पेपर में कोई चेंजेस होगा, लिटमस पेपर में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ड्राई फॉर्म में जब HCl होता है ना H प्लस आयन रिलीज नहीं हो पाता। ड्राई फॉर्म में जब HCl होता है या ड्राई फॉर्म में जो एसिड होता है उसमें H प्लस आयन रिलीज नहीं होता। जबकि जब HCl सोल्यूशन फॉर्म में लेंगे यानी लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो ये लिटमस पेपर को चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसमें H प्लस आयन रिलीज होता है। तो इसमें H प्लस आयन रिलीज नहीं होता, इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि सोल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जब हम एसिड लेंगे तो वो लिटमस पेपर को चेंज कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा, क्योंकि इसमें H प्लस आयन रिलीज होता है। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि हाइड्रोजन आयन इन HCl में जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, ये प्रोड्यूस तो होता है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में ऐसा होता है, वाटर के फॉर्म में ही ऐसा होता है। तो यहां पर रिएक्शन दिया हुआ है कि जब HCl को हम वाटर में डालेंगे, जब HCl को हम वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है और क्लोरीन अलग हो जाती है। तो जब किसी भी एसिड को हम वाटर में डालेंगे, इस रिएक्शन से हमें सीखने को मिलेगा कि जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डालेंगे तो एक नया आयन बनाएगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो अकेला नहीं रह सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर, लेकिन ये एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाए। तो होता क्या है, देखिए वो होता क्या है, HCl है, HCl हमारे पास है, तो जब आपने इसको पानी में मिलाया तो H जो है ना हाइड्रोजन, ये अकेला नहीं रह सकता, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये H3O बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया? आपने HCl को किस में मिलाया, आपने HCl को पानी में मिलाया, वाटर में डाला, तो H जो है वो अकेला नहीं रह सकता, ये H वाटर के पास चला जाता है तो ये बनाता है H3O, H2O था ना, तो एक H यहां से आ गया तो H3O बन गया, तो हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन जो था वो आपका अलग हो जाएगा। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये हाइड्रोजन आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट ये एग्जिस्ट करता है कंबाइनिंग विद वाटर, वाटर के साथ ये कंबाइन हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपल शब्द में कहने का मतलब ये है कि हमारे पास HCl है, हमारे पास वाटर है, तो रिएक्शन होगा तो H चला जाएगा इसके पास, तो H3O प्लस बन जाएगा, और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है
तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होता है बच्चों जब हम किसी एसिड को वाटर में डालते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वाटर के साथ आ जाता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और जो बाकी नॉन मेटल या मेटल जो भी होगा वो अलग हो जाता है। तो यही बताने की कोशिश यहाँ पे भी की गई है कि जब हम हाइड्रोजन आयन को वाटर में मिलाएंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जब हाइड्रोजन आयन H+ आयन को वाटर में मिलाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O+। जो एसिड होता है वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है या H+ आयन बनाता है। किसमें? वाटर में। जो एसिड होता है वो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाता है वाटर में। तो ये रिएक्शन देखिए, अब ये तो था आपका, यहां तक जो था वो एसिड का था। अब बेस में क्या होता है? तो जब बेस को वाटर के प्रेजेंस में रखा जाता है, जब किसी बेस को वाटर के प्रेजेंस में रखा जाता है तो उसका Na+ अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। बच्चों याद रखना, व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, जब बेस को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, जब किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, तो सोडियम अलग हो जाएगा या मेटल या नॉन मेटल जो भी होगा वो अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। तो यहां तक की जो चीजें थी ना वो तो एसिड के लिए थी। ठीक है, इस पेज की सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूं जल्दी से, एक बार फटाफट देख लीजिए। बल्ब ग्लो करेगा एसिड के फॉर्म में क्योंकि H+ आयन होता है, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल में बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं होता है। तो किसी भी एसिड को जब हम वाटर में डालेंगे तो वो वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन वो बनाता है। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन के अंदर। इसमें मैंने आपको बताया एक ड्राई HCl लीजिए, एक लिक्विड HCl लीजिए। तो ड्राई HCl जो होगा वो लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं कर पाता, जबकि HCl के लिक्विड के फॉर्म में अगर आप लोगे, कॉन्सेंट्रेटिक फॉर्म में लोगे, तो वो लिटमस पेपर को चेंज करेगा क्योंकि उसमें H+ आयन रिलीज होता है। तो यहां पर ये बताया कि हाइड्रोजन आयन HCl में जब डालोगे आप, ये प्रोड्यूस करेगा जब आप हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा जब आप HCl को वाटर में डालोगे। जब आप वाटर में, ये मान लीजिए वाटर है, इसमें मैंने HCl मिला दिया, तो जब वाटर में HCl को मिलाओगे तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है और ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कि HCl को हमने पानी में डाला तो हाइड्रोनियम आयन बना, क्लोरीन अलग हो गया क्योंकि हाइड्रोजन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। यहां मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। उसके बाद बेस की बात करें, बेस के लिए जब आप बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। ऐसा कोई भी बेस ले सकते हो, जब नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो भी यही होगा। देखिए अगले पेज पे यही है कि मान लीजिए मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में मिलाओगे तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से क्या सबक मिलती है? इस रिएक्शन से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी बेस जब वाटर को डिसॉल्व करेंगे तो पहला पार्ट अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड उसका अलग हो जाएगा। बेस जनरेट करता है हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में। बेस क्या जनरेट करता है? हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में। और बेस जो सोल्यूबल होता है वाटर में उसे हम एल्केली बोलते हैं। एल्केली कौन होता है? दोज बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। वह बेस जो पानी में सोल्यूबल हो उसको हम एल्केलीज के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो इनको एल्केलीज बोलते हैं। इनको साइंस में एल्केलीज के नाम से जानते हैं क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे बेसिस, ये सारे बेसिस है, ये सारे बेसिस है। वह बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, पानी में घुल जाए, उनको एल्केलीज कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ भी है, एन एल्केली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एल्केली वो बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। एग्जांपल आपके सामने है, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एल्केलीज बिकॉज दे आर द बेस एंड दे आर डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ गया। तो आगे हमने ये जान लिया, अब तक हमने कंक्लूजन क्या मिला? हमें कंक्लूजन मिला कि एसिड हमेशा H+ आयन जनरेट करेगा और बेस हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेगा जब उसे वाटर में मिलाया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एसिड हमेशा H+ आयन रिलीज करेगा और बेस हमेशा OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा जब इसे पानी में मिलाएंगे। तो एसिड और बेस हमने पढ़ा था सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो मान लीजिए H है,
और यहाँ पर कोई भी X है, हमें नहीं पता X, अब ये Cl हो सकता है या 2SO4 भी हो सकता है, यानी H एसिड से ले लिया, X कोई भी हो सकता है, बेस कोई भी हो सकता है, और ये आपने OH ले लिया बेस से, एसिड से H ले लिया और बेस से OH ले लिया, तो ये H जाएगा लास्ट वाले के साथ, ये H जाएगा लास्ट वाले के साथ, तो HOH, देखिए HOH एक साथ हो गया, और ये जो एसिड और बेस के साथ जो X और M था, ये जो X और M था, ये आपस में इकट्ठा हो जाएंगे। चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। मान लीजिए बच्चों, मैंने ले लिया HCl और मैंने ले लिया NaOH, ठीक है, तो शुरू में क्या है H, ये H है, लास्ट में क्या है OH, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो HOH एक साथ हो गए, HOH ये वाला OH एक साथ हो गए, ये हमारे लिए X था, ये जो Cl है इसे हमने X बोला था, और ये जो Na है इसको हमने M बोला था, ये एक साथ हो जाएगा, तो NaCl, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, देखिए ना, तो NaCl और HOH मतलब क्या, वाटर, तो सॉल्ट एंड वाटर। यही तो यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है कि H जाएगा लास्ट वाले के साथ HOH, और यहां पे जो होगा और यहां पे होगा, ये दोनों एक साथ हो गए, MX बन जाएगा। क्लियर हो गया, ये मैंने एग्जांपल समझा दिया। H हमेशा जाएगा लास्ट वाले के साथ तो HOH, और Na आ जाएगा Cl के साथ तो NaCl, तो NaCl और HOH मतलब कौन, वाटर, तो H प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। H प्लस आयन एसिड वाला और हाइड्रोक्साइड आयन बेस वाला, ये दोनों मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया सारी बातें। अगला आते हैं एक्टिविटी 2.10 पे। एक्टिविटी 2.10 ये मैं आपको बहुत आराम समझाऊंगा। इसमें करना क्या है कि आपको वाटर लेना है, पहले पानी लेना है एक बीकर के अंदर, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ये मेरा वाटर है, ये बीकर के अंदर मैंने ले लिया H2O, और इसमें कोई भी एसिड ले लो, मैंने H2SO4 लिया है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं, तो ये हीट रिलीज करता है। ये हीट रिलीज करता है बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हीट रिलीज करेगा। तो आपको करना क्या है कि एसिड को धीरे धीरे मिलाना है, क्योंकि ज्यादा मिला दोगे तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा और बीकर फट सकता है और आपके हाथ जल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पानी के अंदर जब भी हम एसिड को मिलाते हैं बच्चों, तो बहुत धीरे धीरे मिलाते हैं, बहुत धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि ये हीट को रिलीज करेगा। अगर आप एकदम से बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा, और ये बीकर क्या होगा, गर्म इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा कि फट जाएगा, तो आपका हाथ जल सकता है। इसलिए वाटर के अंदर एसिड को बहुत धीरे धीरे आराम से मिलाना चाहिए। यही यहाँ पर एक्टिविटी समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये पूरा एक्टिविटी आप पढ़ोगे तो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, यस टेम्परेचर चेंज होगा, यही तो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर चेंज होगा। क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। तो जब हम वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं तो दिस इज एक्सोथर्मिक, इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है, याद रखना, क्योंकि हीट रिलीज करता है इसलिए एक्सोथर्मिक है, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी समझ में आ गया? एक्टिविटी क्लियर हो गया? ये एक्टिविटी आपका कि जब किसी वाटर में किसी एसिड को मिलाएंगे तो ये हीट को रिलीज करेगा, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और एसिड को बहुत धीरे धीरे मिलाना है, क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा हीट ये रिलीज कर देगा, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर। अब वाटर में हम पानी के अंदर जो एसिड और बेस डाल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर। जब हम एसिड या बेस को किसी वाटर में डलाते हैं तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अभी तो मैंने आपको कहा एक्सोथर्मिक होता है, देखो मैंने लिखा भी एक्सोथर्मिक होता है, ये रहा एक्सोथर्मिक, ये मैंने आपको बता दिया। तो 99% चीजें क्लियर हो जाती है अगर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा हो। तो एक्टिविटी को हमेशा बहुत अच्छे से पढ़िए कीजिए। केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक्टिविटी का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट रिलीज करेगा। ओके, नाउ एक बात और, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। एसिड को पानी में मिलाते हुए हमेशा कांस्टेंट स्ट्रिंग करना चाहिए, लगातार आराम आराम से मिलाना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में आराम आराम से पानी के अंदर एसिड को मिलाना चाहिए। क्यों, आप पूछोगे ऐसा क्यों? मैंने आपको रीजन बताया कि अगर आप एकदम से बहुत सारा एसिड मिला दोगे तो सर ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा, बीकर फट सकता है, आपका हाथ जल सकता है। इसे देखो ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो यहां पर ये दिया हुआ है, ये डायग्राम भी बना के दे देंगे, पूछेंगे डायग्राम क्या है, तो वार्निंग साइन है, ये वार्निंग साइन है जो डिस्प्ले कर रहा है
एंड कंटेनर के, इस कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के ऊपर ये बना होता है ना, उस कंटेनर के अंदर कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, या तो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या बेस है जो आपके हाथ को जला सकता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, उस डब्बे के ऊपर ये साइन बना होता है, क्योंकि ये खतरनाक होता है, ये दूसरों के लिए नुकसानदेह होगा, तो बहुत केयरफुली इसको यूज करना होता है। तो यही आपको बताया गया है कि जब भी हम एसिड को मिलाएं, कहां मिलाएं सर? वाटर में मिलाएं। तो बहुत कांस्टेंट स्पीड के साथ मिलाएं, हल्के हल्के हिलाते रहे उसको, बीकर को, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है और ये नुकसान कर सकता है। ठीक है। नाउ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर, ये हमारे पास क्या था सर? वाटर था। आपने ही बोला था सर ये वाटर है, ये क्या है? वाटर। इसमें हमने क्या डाला था? सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी एसिड ले लो, जो नहीं आप H2SO बोल लो, आप HCl ले लो, कोई भी एसिड ले लो। तो जब वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं, जब वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिल्यूशन। इसको डिल्यूशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, एसिड को या बेस को वाटर में मिलाने को रिजल्ट इन डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। जो H3O+ का आयन है या OH नेगेटिव आयन है, ये कम हो जाता है। इसी प्रोसेस को डिल्यूशन कहते हैं। सिंपल सरल भाषा में कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वाटर में एसिड या बेस को, जो बेस भी ले सकते हो, NaOH बेस ले लिया, KOH बेस ले लो, है ना। जब वाटर के अंदर, चीजों को समझिए, रटिए मत सर रटिए मत, ये बाकी सब्जेक्ट नहीं है। ये साइंस और मैथ जो होते हैं ना, इसको समझने वाले सब्जेक्ट हैं। इसको समझने का प्रयास करिए कि किसी भी वाटर में, वाटर के अंदर जब किसी एसिड या बेस को मिलाएंगे तो उसकी पावर, एसिड और बेस की पावर, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। साइंस में इसको डिल्यूशन कहते हैं। इसको डिल्यूशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नाउ अब आता है हमारा अगला टॉपिक। यहां पर ये टॉपिक एक बार जल्दी रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं रिवीजन जरूर कराता हूं। मेरी आदत है, मैं रिवीजन जरूर कराता हूं बच्चों को। रिवीजन करने से बहुत फायदा होता है। यहां पे मैंने आपको बताया कि कोई भी एसिड, कोई भी बेस ले लो, वाटर के साथ डिजोल्व करके पहला पार्ट अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो बेस जो होता है हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो वह बेस जो सोल्यूबल हो वाटर में, उसे एल्कैली बोलते हैं। जैसे एल्कैली के मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, एल्कैली एक बेस होता है जो कि पानी में डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व इन वाटर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन जनरेट करते हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। एसिड और बेस, सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले ही पढ़ लिया था। H जाएगा लास्ट वाले के साथ तो HOH, और M जाएगा X के साथ तो MX। ये एग्जाम्पल ये रहा। ऐसे गया लास्ट वाले के साथ तो HOH, और Na आ गया Cl के साथ तो NaCl। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया। देखो एसिड में H+, बेस में OH, दोनों मिला दोगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। एक्टिविटी 2.10 में मैंने आपको बताया कि आप एक वाटर के अंदर या तो सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हो या कोई भी बेस मिला रहे हो, तो बच्चों बहुत आराम से मिलाना, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट रिलीज होती है। ये रहा डायग्राम कि जब वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हीट रिलीज होगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत धीरे धीरे मिलाना है, क्योंकि इससे बीकर फट सकता है और आपको नुकसान कर सकता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड, एसिड को बहुत धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ ऐड करना चाहिए, क्योंकि खतरनाक हो सकता है। कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ। अच्छा, वाटर के अंदर जब किसी एसिड या बेस को मिलाएंगे तो एसिड और बेस की पावर कम हो जाएगी, इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। इसको डिल्यूशन बोलते हैं। इसकी कंसंट्रेशन, भाई सीधी सी बात है ना, कि आपके जो नींबू का रस है, आपके नींबू का रस डाल दिया पानी के अंदर, तो नींबू रस की जो उसकी कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। तो जब बेस और एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। साइंस में इसको डिल्यूशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ना आगे बढ़ जाते हैं। देखो मैं रिवीजन जरूर कराता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सब कुछ पढ़ के जाओगे लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाता है एट द एंड। नाउ यहां पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। सर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। जल्दी बोलो क्या बोला? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, यानी बहुत सारे इंडिकेटर को मिलाकर यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार करा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या शो करता है? वो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या शो करता है? ये डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ। दोबारा सुन लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवन इंडिकेटर। ये बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के बनता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या शो करता है? डिफरेंट कलर शो करता है कंसंट्रेशन के हिसाब से। जिसका जितना जैसा कंसंट्रेशन होगा वैसा कलर शो करेगा। अब आगे देखोगे अगले पेज पे, ये रहा
कलर भी आपको सिखाऊंगा मैं, ये कलर भी आपको सिखाऊंगा, टेंशन मतलब सब कुछ आपको सिखा के भेजूंगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के बनता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या शो करता है, तो डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ हाइड्रोजन आयन का, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बाद आता है पीएच स्केल। सर ये पीएच स्केल क्या होता है, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। स्केल एक ऐसा स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को माप सके। दोबारा सुन लो, स्केल एक ऐसा स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को माप सके, उसे बोलते हैं पीएच स्केल। जहां पी का मतलब प्रोटेंज। प्रोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। ये एक ऐसा स्केल होता है जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है, क्या नापता है, ये हाइड्रोजन। आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि पीएच स्केल क्या मेजर करता है, तो इट मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मापता है। जहां पी का मतलब है प्रोटेन, जो एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब पावर, और एच फॉर हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन ना। इसमें 0 से लेकर 14 स्केल होते हैं, याद रखना। इसमें 0 से 14 तक स्केल होते हैं। 7 पर न्यूट्रल होता है। 7 अगर पीएच किसी का 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। अगर लेस देन 7 अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी का पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच में है तो वो एल्कैली है, बेस है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए 0 से 14 तक स्केल है, बीच में 7 है। 7 से कम ये वाले पार्ट जो होते हैं वो एसिड। अगर आपका पीएच स्केल 0 से 7 के बीच में आता है तो एसिड, और 7 से 14 तक के बीच में आता है तो बेसिस, और एग्जैक्ट 7 आता है तो फिर ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है। जो ड्रिंकिंग वाटर होती है, जो हम लोग पानी पीते हैं घरों में, ड्रिंकिंग वाटर, उसका पीएच जो होता है बच्चों 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो अगर पीएच अगर 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो बेस है, एग्जैक्ट 7 है तो वो न्यूट्रल है। ये कहने का मतलब था, मुझे लगता है आप सबको आता भी होगा। यहाँ डायग्राम समझाने की कोशिश की गई है कि अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम, 0 से लेकर 7 से कम ये एसिड है, और 7 से ज़्यादा बेस है। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ के द्वारा बताया गया है। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा हो ये H+ आयन है, और जो व्हाइट कलर है OH नेगेटिव आयन है। यहाँ पर कई बच्चों को एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो मैं अक्सर जाता हूँ स्कूलों में तो पूछता हूँ बच्चों से, उन्हें ये लगता है हाइड्रोजन आयन ना केवल एसिड में पाया जाता है। ऐसा नहीं है बच्चों, हाइड्रोजन आयन बेस में भी पाया जाता है, लेकिन वो कम होता है। ध्यान से देखो, डायग्राम को समझो। हाइड्रोजन आयन एसिड में बहुत ज्यादा होता है, बेस में बहुत कम होता है। OH नेगेटिव जो होता है वो बेस में तो होता ही होता है, सीधी बात, बेस में तो दिख ही रहा है, बेस में होगा ही होगा, उसकी पहचान है। लेकिन वो एसिड में भी होता है, लेकिन एसिड में कम होता है। ओवरऑल कहने का मतलब एसिड में H+ आयन ज्यादा होता है, OH नेगेटिव आयन कम होता है। बेस में OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होता है और H+ आयन बहुत कम होता है, लेकिन होते दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ है। ठीक है, तो इस चीज को, कंफ्यूजन को दूर कर लेना। ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होता है। H+ आयन दोनों में है, एसिड में ज्यादा है, यहाँ पे कम है। OH नेगेटिव आयन दोनों में है, लेकिन बेस में बहुत ज्यादा है, एसिड में बहुत कम है। ये डायग्राम से हमें ये सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यहाँ पे मैंने आपसे कलर कहा था, ये एक्टिविटी आपको दिया हुआ है। एक्टिविटी में ये पूछा गया है कि आप इन सभी चीज़ों को लो और इसका पीएच स्केल माप दो। तो आज तक एग्जाम में नहीं आया। रीजन क्या है कि अलग अलग लोगों का सलाइवा एज के हिसाब से उसका पीएच अलग अलग आता है। लेमन जूस, अब कौन सा लेमन जूस आप यूज़ करो कंफर्म नहीं है ना, तो ये इसका ना कंफर्म नहीं कर सकते हम पीएच स्केल कभी भी, इसलिए आज तक कभी भी एग्जाम में नहीं आया। तो मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ, तो मैं कहूंगा नहीं आप ये करके जाओ, अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो 2.11 एक्टिविटी आप छोड़ सकते हो, आपको इंटरेस्ट है तो गूगल पे मिल जाएगा आपको आराम से। बट आप खुद सोचो, टोमेटो, अब टोमेटो की क्या कई किस्म की है, अब किसका पीएच कहाँ पर है अलग अलग होगा ना, आपके एरिया में अलग होगा, मेरे एरिया में अलग होगा, आपके घर का पानी अलग आता है, मेरे घर का पानी अलग आता है। तो कॉफ़ी हम लोग अलग पीते हैं, अलग अलग एरिया का अलग अलग कॉफ़ी पीते हैं। अब कौन सा कॉफ़ी आप यूज़ कर रहे हो, तो ये कभी एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि अलग अलग एरिया की ये चीज़ें अलग अलग होती है ना। मैं कलर की बात कर रहा था, यहाँ मैं कलर पे आपको ले आता हूँ। चलिए कलर एक बार कलर आप जरूर समझ लो। प्योर वाटर 7, प्योर वाटर का पीएच मैंने आपको बताया था 7 होता है, तो ये ग्रीनिश, थोड़ा सा ग्रीन कलर होता है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। जो प्योर वाटर होता है बच्चों, ये थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है। अब जैसे जैसे लेफ्ट पे जाओगे देखो डार्क रेड हो जाएगा, पहले ग्रीन था, फिर हल्का ग्रीन, फिर थोड़ा येलो, फिर ऑरेंज, पिंक, थोड़ा होता है ना, लास्ट में रेड हो गया। और 7 से ज़्यादा जब आप आओगे तो ग्रीन, डार्क ग्रीन और ग्रीन, फिर ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लू, बहुत ज़्यादा ब्लू।
तो याद रखना 7 से जैसे जैसे नीचे जाएंगे रेड होता जाएगा, 7 से ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये ब्लू होता जाएगा, नीले कलर का होता जाएगा। यहाँ पर इन चीज़ों को आपको याद करके जाना है। हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होती है जो HCl रिलीज करता है, उसका pH 1.2 होता है। लेमन जूस का pH लगभग 2.2 अप्रोक्सीमेट। प्योर वाटर का आपको 7 बता दिया। हमारा जो ब्लड है, ब्लड का pH 7.4, हमारे ब्लड का pH 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हम लोग खाते हैं, इनो वगैरह, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, बट इनो इज द नेम ऑफ ए कंपनी, पुदीन हरा इज द नेम ऑफ कंपनी। उसके अंदर जो मटेरियल है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसका pH लगभग 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसका pH होता है वो 14 होता है। तो याद कर लेना, गैस्ट्रिक जूस जो HCl रिलीज करता है उसका pH 1.2, लेमन जूस का 2.2, प्योर वाटर का 7, ब्लड का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और NaOH का 14 होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बेस पर हम जान सकते हैं कि एसिड दो होते हैं। एसिड जिसके अंदर H+ आयन बहुत ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एसिड जिसमें H+ आयन, मोर H+ आयन, ऐसा एसिड बच्चों, ऐसा एसिड जिसमें मोर H+ आयन होगा, जिसमें H+ आयन बहुत ज्यादा होगा, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और ऐसा एसिड जिसमें H+ आयन कम होता है, उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक काम करता हूं, पेज पे समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, एसिड को ना दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है आपका वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसमें H+ आयन बहुत ज्यादा होगा। वीक एसिड होगा जिसमें H+ आयन बहुत कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl कर लो, H2SO4 कर लो, HNO3 कर लो, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड होता है जैसे सिट्रिक एसिड आपने नाम सुना होगा, ऑक्सैलिक एसिड आपने नाम सुना होगा, और लैक्टिक एसिड आपने नाम, ये सब खाते हैं हम। सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब खाते हैं हम लोग। तो ये सब वीक एसिड है। तो याद रखना, एसिड दो होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग जिसमें H+ आयन ज्यादा होगा, जिसमें H+ आयन कम होगा। इसमें ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है। ऐसे बेस की बात करें तो बेस भी दो होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। बेस भी दो होते हैं बच्चों, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी कैसे होते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। एक होता है वीक बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी मैं आपको पेज पे समझाता हूं क्योंकि बुक में ज्यादा डिटेल है नहीं, तो मैं आपको समझाता हूं, यहां समझ लो। बेसिस के भी दो कैटेगरी है, एक है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, एक है आपका वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जिसमें OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होगा। वीक बेस कौन होगा? जिसमें OH नेगेटिव आयन बहुत कम होगा, जैसे NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये एक वीक बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये एक वीक बेस है। तो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, बट डेफिनेशन याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे के टॉपिक ले आता हूं मैं आपके लिए। आगे के टॉपिक जो हैं वो बहुत आसान आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ की, पीएच स्केल का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि हम एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बहुत रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं इसको, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा हर चीज़ को। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि हमारा बॉडी जो है ना, आर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज। हमारा बॉडी जो वर्क करता है उसका पीएच होता है 7.0 से 7.8। इट मीन्स ये है कि हमारे बॉडी के कुछ जो एलिमेंट है उसका पीएच तो 7 होता है, क्योंकि आपको पता है बॉडी में वाटर पाया जाता है जिसका पीएच 7 होगा, और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी पाए जाते हैं जिनका पीएच 7.8 भी होता है। तो ओवरऑल हमारे बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। इसके अलावा आपने एसिड रेन जरूर याद करा होगा। एसिड रेन क्या होता है? तो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, जब रेन वाटर का जो पीएच है वो लेस देन 5.6 हो जाए। याद रखोगे, जब रेन वाटर का जो पीएच है वो लेस देन 5.6 हो तो उसको एसिड रेन कहते हैं। तो यहां पर हमें दो चीज सीखने को मिला। पहला कि हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। सेकंड हमने सीखा कि एसिड रेन क्या होता है। तो जब जो रेन वाटर होता है उसका पीएच लेस देन 5.6 हो तो उसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, वीनस, जिसको हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, वीनस का जो बच्चों एटमॉस्फेयर है ना, जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो येलो कलर का है, येलोइश क्लाउड है वहां का, येलो कलर का है क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। जो वीनस है हमारा शुक्र ग्रह है, वहां के एटमॉस्फेयर की बात करें
तो वो येलो कलर में है, येलोइश क्लाउड है वहाँ की। और क्योंकि येलो कलर क्यों है, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। वीनस, तो वीनस प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा याद करके जाना है, बच्चों के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है। नाउ व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? प्लांट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट को ना एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की जरूरत पड़ती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कितना पीएच स्केल चाहिए, तो याद रखना 6 to 7 के बीच में। अगर आपके मिट्टी का पीएच, आपके सॉइल का पीएच 6 से 7 के बीच में, तो उसको आइडियल सॉइल बोला जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि आइडियल सॉइल किसे बोलोगे, 5 to 6 हो, 6 to 7 हो, 7 to 8 हो, 8 to 9 हो, वगैरह वगैरह। तो याद रखना बच्चों 6 to 7 जो पीएच स्केल सॉइल का 6 to 7 होगा उसे आइडियल बोला जाएगा। तो यही एक्टिविटी 2.12 में भी बोला गया है, 1.2 में भी बोला गया है कि आपको सॉइल लेना है और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर आपको उसका पीएच चेक करना है। तो ये आपको एक्टिविटी करना है। तो कहने का मतलब ये है, इस एक्टिविटी बस हमें पता होना चाहिए कि आइडियल जो हमारा सॉइल है उसका पीएच कितना होगा। तो आइडियल सॉइल मतलब अच्छी सॉइल उसे बोला जाएगा जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में है। अगर पीएच 6 से 7 के बीच में है ना, तो आपको आपका सॉइल जो है वो आइडियल माना जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच की बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में कि स्टमक, हमारा स्टमक जो है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है और वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपने गैस्ट्रिक जूस वगैरह पढ़ा होगा। तो हमारा स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस करता है। और ये करता क्या है, तो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। डूरिंग इनडाइजेशन, अब कभी बार ऐसा हो जाता है कि इनडाइजेशन हो जाता है, फूड सही से डाइजेस्ट नहीं होता, तो डूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। ऐसा होता है कि कई बार इनडाइजेशन की केस में हमारा स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। आपको भी हुआ होगा, कभी आप शादी गए होंगे, पार्टी गए होंगे, तो खूब खाया होगा आपने, जबरदस्त तरीके से खाया होगा, और फिर पेन और इरिटेशन हुआ होगा आपके स्टमक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड आपके पेट ने प्रोड्यूस कर दिया। ज़्यादा ऑयली खाने से भी ऐसा होता है। तो टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, अब ये पेन जो है, पेट का पेन जो है वो खतरनाक होता है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो आप तुरंत भाग के या तो इनो लोगे या पुदीना वगैरह, मार्केट में बहुत चीज़ें आ गई हैं, आप उनको लोगे। तो वो एक्चुअल में है क्या, तो वो इसके अंदर एंटासिड पाया जाता है। वो एंटासिड न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। एसिड जो हमारे पेट के अंदर है, जो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया था ना, जो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया था, तो वो हम एंटासिड ले रहे हैं। वो एक तरह से बेस है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है उस एक्सेस एसिड को। और उसके अंदर मोस्टली चीज़ों में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या नाम है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अधिकतर इसी का इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड बनाने के लिए, जो हम अपने पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एक माइल्ड बेस है, एक हल्का बेस है, इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या क्या सीखने को मिला, पहला चीज़, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये सीखने को मिला कि हमारा स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, तो HCl प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये करता क्या है, तो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, इंडाइजेशन के केस में कई बार टू मच एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। और अगर आप इससे रिलीफ चाहते हो तो आप कोई ना कोई एंटासिड लोगे, है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसकी पावर को खत्म करने के लिए। तो एसिड को खत्म करने के लिए हमें कोई बेस चाहिए, एंटासिड की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो एक्सेस एसिड है इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो मोस्टली चीज़ें जो हम लोग खाते हैं बच्चों, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। जो हम इस्तेमाल करते हैं इनो वगैरह, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें इस्तेमाल होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो एक माइल्ड बेस है। इसका इस्तेमाल किया जाता है इन पर्पस के लिए। तो आई होप आपको पीएच इन डाइजेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा कि ये इसके कहाँ इस्तेमाल होता है और क्या इस्तेमाल करते हैं। नाउ पीएच रेंज इन द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके की बात करें, टूथ डिके कब होता है, तो पहले तो याद कर लेना, जब मुंह का पीएच जो होता है वो 5.5 से कम हो जाए। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। अब अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक तो एसिड रेन में, याद रखना एसिड रेन के अंदर ये जो एसिड रेन पर आता ना, या 5.6 था, और टूथ डिके में 5.5 था। तो मोस्टली बच्चे इस दोनों में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, एसिड रेन और टूथ डिके में। तो याद रखना, एसिड रेन के लिए मैंने आपको था 5.6 बताया है, और टूथ डिके के लिए 5.5 आपको बता रहा हूँ।
तो हमारा जो टूथ डिके तब स्टार्ट होगा अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, तो दांत तो हो जाए टूटने लग जाते हैं, इसी को हम टूथ डिके कहते हैं। देखिए एक चीज और स्पेशल याद करके जाना, हमारे पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होता है? व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी? हमारे पूरे बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो एनामल होता है, जो किससे बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। याद रखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं इसको। तो आप सिंपल याद करना कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट याद कर लेना, आसान पड़ेगा आपको। तो वो हमारे पूरी बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो होता है हमारा एनामल, दांत के पास एनामल। एनामल होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो कि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो पहली चीज तो मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो टूथ डिके होगा वो तब होगा जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो एनामल होता है, जो कि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से ना। अब आपके मुंह में ये एसिड आया कहाँ से? तो होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ खाना खाते हैं ना, तो कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे टीथ में, माउथ में रह जाते हैं और वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे आपके मुंह के अंदर एसिड प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये एसिड बढ़ता चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा होगा जब आपका मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपके दांत में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें रेगुलर टूथपेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो एक बेस होता है। टूथपेस्ट जो होता है वो एक बेस होता है। हमारे मुंह में क्या था? एसिड। हमने यूज किया बेस। टूथपेस्ट एक बेस होता है। विच आर जनरली बेसिक, लिखा हुआ है कि बेसिक नेचर का होता है। फॉर क्लीनिंग द टीथ, हम टीथ के क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ये न्यूट्रलाइज कर देगा हमारे मुंह के एसिड को और हमारे टूथ डिके को बचा लेगा। अच्छा, हमारे जो पूर्वज थे ना, बड़े समझदार थे। आपने देखा होगा अधिकतर वो नीम के दंत मंजन करते थे। क्यों? क्योंकि नीम का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, है ना। नीम का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। और आपको पता है कि जिसका बिटर टेस्ट होगा वो बेस होगा। तो मुंह में क्या था? एसिड। मुंह में एसिड था और वो नीम के दातुन करते थे जो कि बेस था। तो एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाता था। तो हमारे जो पूर्वज थे उनको एसिड और बेस का तो भले ही हो सकता है कि ज्ञान ना हो, बट वो नॉलेजफुल बहुत से। वो उनको इस चीज़ का ज्ञान जरूर था कि दांत की सफाई जो होगी वो किसी न किसी कड़वी चीज़ से होगी, क्योंकि वो एक बेस होता है। जब बाद में पता लगा, मॉडर्न साइंटिस्ट ने पता करा, तो हमें पता है कि बेस का स्वाद कड़वा होता है, जो हमारे टूथ डिके को बचा सकता है। ठीक है। तो इसमें हमने ये सीखा, इस टूथ डिके वाले टॉपिक में क्या सीखा कि टूथ डिके कब होगा? जब 5.5 से कम होगा। हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एनामल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इससे बचने के लिए हमें टूथपेस्ट करना चाहिए जो कि बेस नेचर का होता है, क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाते हैं ना। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। कई सारे प्लांट और एनिमल और इवन इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो भी सेल्फ डिफेंस करते हैं एसिड का इस्तेमाल करके। आपको देखा होगा बी स्टिंग, कभी मधुमक्खी काट लेती है ना। बी स्टिंग कर लेते हैं, कभी मधुमक्खी काट लेती है। तो मधुमक्खी क्या करती है? अपना एसिड आपके बॉडी में डाल देती है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है और इरिटेशन होता है। तो तुरंत कोई ना कोई बेस लगाना चाहिए। अगर आपका कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो साबुन तो घर में है ना, एट ए टाइम अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो साबुन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि साबुन एक बेस नेचर का होता है। जो घर में नॉर्मल साबुन, बॉडी सोप जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मधुमक्खी ने आपको काटा, वो एसिड है और आपके घर में बेस है, तो वहां पर साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक नेटल लीव होता है, जो नेटल के पौधे होते हैं, नेटल लीव्स होता है, उसके अंदर भी मेथनोइक एसिड पाया जाता है। अभी मैं टेबल में आपको बताऊंगा। जो नेटल लीव्स होते हैं, नेटल के पौधे होते हैं, उसके अंदर मेथनोइक एसिड पाया जाता है। तो उससे भी काफ़ी इरिटेशन पैदा होती है, क्योंकि मेथनोइक एसिड आपको इरिटेशन पैदा कर सकता है। तो अगर इससे बचना है, मान लो नेटल लीव ने आपके अंदर एसिड डाल भी दिया, तो तुरंत उसके पीछे पाया जाता है आपको एक डॉग प्लांट। इसके बारे में पता होना चाहिए, हमारे पूर्वजों को पता था। डॉग प्लांट, ये याद रखना, लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। तो क्या करते हैं, जो डॉग प्लांट होते हैं उसके लीफ को हाथों पर रगड़ते हैं, और जहाँ भी आपके जलन है, जहाँ पे आपको दिक्कत है, वहाँ पर उसको लगा देते हैं डॉग प्लांट के पत्तों को घिसकर। तो आपको आराम मिलता है, क्योंकि डॉग प्लांट जो होता है ना वो बेस नेचर का होता है। डॉग प्लांट के जो लीफ होते हैं ना, ये बेस नेचर के होते हैं। ठीक है। तो ये एसिड था, ये एसिड था, अभी मैंने आपको बताया था। ये जो था वो एसिड था। नेटल लीव्स जो था वो एसिड नेचर का था, उसने मेथनोइक एसिड आपके बॉडी में डाला था। और आपने डॉग प्लांट के लीव का इस्तेमाल किया, जो कि बेस नेचर का, जो कि न्यूट्रल कर देगा। तो इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि हमारे पूर्वजों का ना, भले ही एसिड और बेस वो यूज ना करते हो वर्ड,
बट वो नॉलेजफुल बहुत थे, उन्हें पता था कि भाई कौन सी चीज़ के लिए क्या उसका इलाज उपचार हो सकता है। नेचर में उन्होंने इन चीज़ों का ढूंढ रखा था। नाउ ये टेबल जरूर याद करके जाना, क्योंकि आपने भी गौर किया होगा आपके पेपर में यूट्यूब वगैरह में बहुत ज़्यादा आते हैं। विनीगर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टमरिंड में टर्ट्रिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड। जो चीटीज होती है आंट स्टिंग में, उसमें मेथनोइक एसिड। और नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। और बी स्टिंग में भी, मधुमक्खी जो काटती है उसमें भी मेथनोइक एसिड। तो ये टेबल याद कर लेना जल्दी से, मैं आपको बताता हूँ। विनीगर में एसिडिक, ऑरेंज सिट्रिक, टर्मरिन टर्ट्रिक, टोमेटो ऑक्सैलिक, कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, आंट में मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। तो ये टेबल जरूर याद कर लेना कि किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए सॉल्ट के बारे में पूछते हैं। वैसे आप पढ़ चुके हैं सॉल्ट के बारे में कि एसिड और बेस को मिलाकर सॉल्ट की प्रोडक्शन होती है, बट यहाँ पर थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जानते हैं सॉल्ट होता क्या है। तो याद कीजिए, जब मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाया था तभी आपको बताया था कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनता है। मैं आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ कि हमारे पास एक चाहिए एसिड और एक चाहिए बेस। तो एसिड और बेस को मिला देंगे तो हमारा बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने पढ़ा था ना। इवन हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे। एसिड हमने लिया था HCl लिया था, और बेस हमने ले लिया था NaOH। तो उसके बाद हमारा सॉल्ट बना था NaCl, और हमारा जो वाटर था ये बना था। बाकी हम बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना हम सबको आता है फर्स्ट चैप्टर से। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम करते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो अगर मुझसे कोई सॉल्ट या आपसे कोई सॉल्ट पूछता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद कीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आपको याद होगा ना। अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद है तो सॉल्ट की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा कि भाई एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, बेफिलहाल आजकल ये सब चीज़ें नहीं आती एग्जाम में, आजकल ये आती है। आपके पास यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें दे रखा है। जैसे देखिए एक्टिविटी 2.13 पे आ जाता हूँ, और ये मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। अब आपको बहुत सारे सॉल्ट के नाम दिए हुए हैं और इन सबका केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो ये बहुत सारे सॉल्ट हैं। सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ। लीजिए आपके सामने टेबल है पूरा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एक एक का आपको नाम याद और जो इसके फॉर्मूले वो याद कर लेना। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट NaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको सॉल्ट दिए हुए थे। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इनका रख लेना ताकि आप याद कर पाओ ये सॉल्ट और इनके फॉर्मूले। तो एग्जाम में बच्चों ये सब चीज़ यहाँ से उठ के आती है और हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से बन के आए, क्योंकि हम एक्टिविटी पढ़ते नहीं है और स्कूल में तो आपको पता ही है। बाकी आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच अबव द सॉल्ट में बी ऑब्टेन। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सा, ये जो सॉल्ट आपने पढ़ा है ना, ये जो आपने सॉल्ट पढ़ा है ना, इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है और कौन बेसिक सॉल्ट है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस फ्रॉम विच अबव द सॉल्ट में बी ऑब्टेन। या आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये सॉल्ट उत्पन्न हुआ है ना, ये जो सॉल्ट बना है, ये जो सॉल्ट अभी हमने पढ़ा नहीं, सारे सॉल्ट पढ़े थे, ये कौन से एसिड और बेस से बने हैं। भाई हमें पता है ना सॉल्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए और एक बेस चाहिए। तो आपने जितने भी सॉल्ट पढ़े हैं वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बने हैं। जैसे एक सॉल्ट था NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये किससे बना है, अभी मैंने आपको बताया किससे बना है। इसके लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस चाहिए, यही चाहिए था ना। एक हमें HCl चाहिए और एक हमें NaOH चाहिए, इन दोनों को मिलकर तो NaCl बना था। तो यही पूछा जा रहा है कि आपने जितने भी सॉल्ट बताए उसके लिए कौन सा एसिड चाहिए और कौन सा बेस चाहिए। तो चलिए वापस आते हैं टेबल पे, ये रहा। अगर आप पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो इसके लिए आपको पोटेशियम, ये पोटेशियम सॉल्ट फैमिली का है, और इसके लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीज़ें चाहिए। ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, ये दोनों मिलकर ये वाला सॉल्ट बनता है। ऐसा ही सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NaSO4, और ये सोडियम सॉल्ट फैमिली का है। इसका फैमिली का नाम है सोडियम सॉल्ट, नाम ही है सोडियम तो सोडियम फैमिली का ही होगा ये। और ये बनता किन किन से है, तो एक तो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, इन दोनों से मिलकर ये वाला सॉल्ट बनता है। कैल्शियम सल्फेट की बात करें, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, ये कैल्शियम सॉल्ट फैमिली का है, और इसको बनाने के लिए एक तो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस चाहिए।
मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है MgSO4, ये रहा इसका फॉर्मूला। ये मैग्नीशियम सॉल्ट फैमिली का है और इस वाले सॉल्ट को बनाने के लिए एक तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए अगेन, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस चाहिए। कॉपर सल्फेट की बात करें तो CuSO4, ये कॉपर सॉल्ट फैमिली का है। इसको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड वाला बेस चाहिए। सोडियम क्लोराइड, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला NaCl होता है, ये क्लोराइड सॉल्ट होता है, क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट होता है ये। और इसको बनाने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और सोडियम नाइट्रेट बनाने के लिए जो NaNO3 था, ये इसका फॉर्मूला था। ये नाइट्रेट सॉल्ट है, नाइट्रेट फैमिली का है, ये नाइट्रेट परिवार का है। और इसको बनाने के लिए आपको एक नाइट्रिक एसिड चाहिए और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो आप एक काम करो, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आराम से, और आराम से पूरा टेबल, पूरी एक्टिविटी का टेबल आप याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि आगे वही कह रहा है, आगे आपसे यही कह रहा है इसकी फैमिली को पहचानो। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर यूज बिलोंग टू अ फैमिली। तो फैमिली भी पहचानी थी, तो फैमिली बता दी ना मैंने आपको, देखिए ना मैंने आपको फैमिली तो बताई है। ये पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है, नाइट्रेट सॉल्ट है। तो एग्जाम में यही दिक्कत हो रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं, एग्जाम के अंदर हम लोग तैयारी तो करते हैं बट इन चीज़ों को भूल जाता। आप पूछता है ये सॉल्ट कौन से फैमिली का, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता, आधे का 90% बच्चों को पता नहीं होता कि सॉल्ट कौन से फैमिली का है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल थ्योरी पढ़ के जाते हैं। हम लोग क्या है, ये सब पढ़ लेते हैं, एक्टिविटी में हम ध्यान नहीं देते, जबकि एग्जाम में यहाँ से बन के आता है जो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं ना। एक्टिविटी 2.14 लेके आता हूँ मैं। अच्छा, 2 सॉल्ट ना पीछे रह गया, तो मैं वो भी आपको समझाता हूँ। 2 सॉल्ट पीछे रह गया था बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, ये भी था ना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, कार्बोनेट फैमिली का है ये, कार्बोनेट सॉल्ट फैमिली का है ये। और इसको बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए एक तो आपको H2CO3 चाहिए और एक NaOH चाहिए, ये एसिड और ये बेस चाहिए। ऐसे अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया ये NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसका फैमिली क्या है, तो क्लोराइड सॉल्ट, ये क्लोराइड फैमिली का है। इसको बनाने के लिए एक HCl चाहिए और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ये एसिड और ये बेस। तो ये 2 पीछे रह गए थे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप, ताकि आपके कोई टॉपिक छूट न जाए। मैंने आपसे पहले ही कहा था चैप्टर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। आपने कुछ सॉल्ट लिए थे, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इतने सारे सॉल्ट लेने हैं। और फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सारे सॉल्ट लेने हैं और अब आपको बताना है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। एसिडिक सॉल्ट के नाम याद कर लो, ये सब एसिडिक सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब एसिडिक सॉल्ट है। ये सब एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। बेसिक सॉल्ट की बात करें तो बेसिक सॉल्ट में आता है सोडियम एसिटेट और सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों बेसिक सॉल्ट में आते हैं। और न्यूट्रल सॉल्ट में क्या आता है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट, ये न्यूट्रल सॉल्ट में आते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने का मतलब ये था कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्ट हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब मैं देखता हूँ बच्चों में क्या कि डेफिनेशन याद करके आ जाते हैं कि एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, लेकिन एग्जाम्पल आ गया तो वहीं कंफ्यूज जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता लग जाएगा कौन सा एसिडिक सॉल्ट है। ये सारे एसिडिक सॉल्ट है बच्चों, ये सब बेसिक सॉल्ट है और ये सब न्यूट्रल सॉल्ट है। तो याद करके जाना कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें यही था। अब ये बनते कैसे हैं, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जिसका pH 7 ही होगा ना, न्यूट्रल तो 7 ही होगा। याद करने की जरूरत क्या है, इतना पढ़ा काम हमने। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो एसिडिक तो ही बनेगा और इसका pH लेस देन 7 होगा, 7 से छोटा होगा। तो एक तो हमने ये पढ़ लिया, पहला न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा हमने ये पढ़ लिया, सेकंड हमने ये पढ़ लिया, एंड थर्ड अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड। अब सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट होगा ना, बेसिक नेचर का होगा, और बेसिक नेचर का है तो pH जो होगा 7 से ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं ओवरऑल। यहाँ सिखाने का मतलब ये है कि 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं बच्चों। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक एसिडिक सॉल्ट याद रखोगे। एक एसिडिक सॉल्ट था आपका
एक आपका बेसिक सॉल्ट था और तीसरा आपका न्यूट्रल सॉल्ट था, है ना, न्यूट्रल सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, इसका जो पीएच होगा वो लेस देन 7, लेस देन 7, 7 से कम होगा, ये मोर देन 7 होगा और ये इक्वल टू 7 होगा। तो ये बेसिक बातें हैं जो मुझे लगता है सबको आता होगा, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये डेफिनेशन याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर बेसिक सॉल्ट। पीएच आपको याद ही रहेगा। यहाँ पर एक फिर से वो रिएक्शन आ गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था, HCl था हमारा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, NaOH। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, तो सोडियम क्लोराइड, जिसका हम फूड में इस्तेमाल करते हैं, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो कई बार मैंने आपको बता दिया, ये तो रहा, देखो अभी बताया था मैंने, ये रहा आपके सामने रिएक्शन, ये रहा। जब HCl और NaOH, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। तो ये सोडियम क्लोराइड ये हम फूड में इस्तेमाल करते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन सॉल्ट। याद रखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, फूड में इस्तेमाल, घरों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, उदासीन लवण बोलते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट भी पढ़ लेना, बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, आप पढ़ लेना, पेपर में आया नहीं कभी, बट बुरा वक्त चल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हुआ क्या कि बहुत साल पहले जब सी वाटर, जो समुद्र का पानी था वो सूख गया, किसी कारण से जो समुद्र का पानी था वो सूख गया, लेकिन उसके अंदर जो सॉलिड सॉल्ट थे, वो जो सॉल्ट थे वो तो यहीं पे छूट गया, वो पृथ्वी पे रह गया। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन, इनका कलर ब्राउन होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज, क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज होती है, इसी को रॉक सॉल्ट कहते हैं। मान लीजिए समुद्र है बहुत बड़ा और ये इसका पानी सूख गया किसी कारण से, भाई बहुत बहुत साल तक बारिश नहीं हुई, समुद्र का पानी सूख गया, लेकिन सॉल्ट तो यहीं रह गया ना, वो चट्टान के फॉर्म में, वो रॉक्स के फॉर्म में रह गया, समुद्र के नीचे रॉक्स थे उसके फॉर्म में रह गया। तो बाद में इसकी माइनिंग की जाती है, इसको तोड़ा जाता है, इसको पीसा जाता है और इसको रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो रॉक सॉल्ट याद रखना, ठीक है। इसकी माइनिंग होती है कोयले की तरह, तोड़ा जाता है फिर इसको पीसा जाता है, इसको रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। बाकी ये पिक्चर आपको पता है, दांडी मार्च बहुत फेमस है गांधी जी का, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक में, चैप्टर 2 में। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो सॉल्ट है ना, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। सॉल्ट जो है ना, ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। सॉल्ट एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ सॉल्ट से बनाई जाती है बच्चों। ऐसा नहीं कि खाने में इस्तेमाल करते हैं, हम सॉल्ट से, नमक से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो सॉल्ट एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। क्या क्या बनता है इससे, तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक बेकिंग सोडा बनता है, एक वॉशिंग सोडा बनता है, एक ब्लीचिंग पाउडर बनता है, आगे आप पीओपी भी पढ़ोगे, पीओपी बनता है। तो 5 चीज़ें तो यही हो गया। तो सॉल्ट एक रॉ मटेरियल है, किस किस के लिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, जो कि सॉल्ट से तैयार होता है और इसका पीएच लेवल जो होता है 14 होता है, याद रखना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच 14 होता है, बेस होता है ये। और कैसे बनता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तैयार करना है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो NaCl, उसका एक्वस सोल्यूशन पानी में घोलना है, उसको हम ब्राइन कहते हैं, ब्राइन के नाम से जानते हैं। जब जो सोडियम क्लोराइड होते हैं ना, NaCl को पानी में घोला जाता है ना, पानी में मिला दिया, तो इसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है, इसको ब्राइन कहते हैं। याद रखोगे, जब नमक को पानी में घोल देते हैं ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब है नमक को पानी में घोलना, इसको ब्राइन कहते हैं। इसको हम डिकम्पोज करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज करते हैं ताकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्केली प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोर एल्केली प्रोसेस। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। देखिए, आपके पास नमक था, सॉल्ट था, आपने पानी में घोला और इलेक्ट्रिसिटी पास किया, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, नमक को पानी में घोला, इसको ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन को में इलेक्ट्रिसिटी डाला, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही कंडक्ट करोगे तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक क्लोरीन बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये रिएक्शन याद रखना। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन मैंने आपको बताया, जब नमक को पानी में घोलते हैं उसको ब्राइन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। सारी बात याद रखोगे। और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है क्या, क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया हिंदी में बोलते हैं। नाउ अब बच्चे क्या करते हैं, ये याद कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब ये रिएक्शन हुआ होगा ना,
तो कौन सी गैस कहाँ बनी, कैथोड पे क्या बना, एनोड पे क्या बना, ये सब बच्चे याद नहीं करते। तो यही गलती होती है पेपर में। एनोड, एनोड पे बनती है क्लोरीन गैस। एनोड पे क्या बनती है, क्लोरीन। कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन। याद रखोगे, एनोड पे बनती है क्लोरीन, एनोड पे क्या बनती है, क्लोरीन। कैथोड पे क्या बनती है, हाइड्रोजन। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है वो कैथोड के पास होती है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैथोड के पास बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है, कैथोड के पास में बनता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एनोड पे क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। कैथोड पे क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो कैथोड के पास पाया जाता है। ठीक है, याद रखोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या इस्तेमाल होता है, तो डिग्रीजिंग मेटल, डिग्रीजिंग, जब ग्रीज वगैरह लग जाता है ना, मेटल पे ग्रीज लग जाता है, बाइक वगैरह में आप चलाते होंगे, पता होगा। तो ग्रीज हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्लोरीन का इस्तेमाल होता है वाटर के ट्रीटमेंट में, पानी को साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए, पीवीसी बनाने में, डिसइंफेक्टेंट बनाने में, सीएफसी बनाने में या पेस्टिसाइड बनाने में हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा अमोनियम, अमोनियम के लिए काम आता है, फर्टिलाइजर वगैरह में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन का यूजेस तो बेफिलहाल कभी आया नहीं, बट याद कर लेना, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। लेकिन ये जरूर पढ़ लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो डिग्रीजिंग मेटल, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, फाइबर, इन सब में होता है। एक बात और, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, यही तो ब्रीन है। जो ब्राइन आपको बता रहा था मैं, यही यही ब्राइन है, यही ब्राइन है। ब्राइन में क्या है, इस पानी के अंदर यानी NaCl है और NaCl और वाटर है। तो NaCl और वाटर का जो एक्वा सोल्यूशन होगा इसको हम ब्राइन के नाम से, ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये ब्राइन है, क्योंकि नमक और पानी का घोल है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे हमारा ब्लीचिंग पाउडर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए अगले टॉपिक ले आता हूँ आपके लिए, ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर के बारे में खास बात, इसका ना एक तो फॉर्मूला टैग याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ना फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक तो फॉर्मूला टैग याद कर लेना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये रहा फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अभी बनता क्या है, तो हम कैसे है, तो एक तो आपको चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन पास की जाती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन पास की जाती है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर की फॉर्मेशन होती है। यही पे यहाँ पर यही चीज रिएक्शन के बारे में ही बताया गया है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ये रहा, ऑन ड्राई स्लेक लाइम, स्लेक लाइम ये रहा, आपको पता है स्लेक लाइम है ये, स्लेक लाइम पता है ना आपको, स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम बोलते हैं। तो स्लेक लाइम में जब क्लोरीन पास करेंगे तो इससे ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होगी। तो आप ये पूरी स्टेटमेंट याद करो या सिंपल एक रिएक्शन याद करो, ज़्यादा बेहतर है ना। छोटा सा रिएक्शन है कि जब स्लेक लाइम, ये स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम में क्लोरीन पास करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनेगा। ठीक है, रिएक्शन याद कर लेना। बेफिलहाल ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है, तो इसके यूज देखो, ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। एक तो कॉटन इंडस्ट्री में, एक लिनन होता है, लिनन कपड़ा आता है उस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, कपड़ों के उद्योग में, वुड पल्प, लकड़ियों के जो पल्प होते हैं उसको साफ करने के लिए, पेपर फैक्ट्री में पेपर को ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। इसके अलावा ये ऑक्साइडिंग एजेंट होता है बहुत बड़ा, जिसका केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये ऑक्साइडाइजिंग एजेंट होता है जिसका केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और ये ड्रिंकिंग वाटर को जम्स से फ्री करता है, ये ड्रिंकिंग वाटर को जम्स से फ्री करता है। मुझे याद है अभी बच्चों के एग्जाम में आया था कि एक सब्सटेंस एक्स है जिसका इस्तेमाल पानी को जम्स से फ्री करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम बताओ, तो उसका नाम ब्लीचिंग पाउडर ही था। ठीक है, आपके एग्जाम में आया था केवीएस वगैरह के। ना बेकिंग सोडा के बारे में बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा, एक तो सबसे पहले फॉर्मूला, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखोगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, आप फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, घर में पकोड़े बनते हैं ना, तो आप होटल वगैरह में जाते हो, आप देखते हो कि उनके पकोड़े ना बहुत क्रिस्पी होते हैं, देखा होगा आपने, बाहर के पकोड़े अगर खाते हो ना, तो उनके पकोड़े समोसे आप देखोगे बहुत क्रिस्पी होते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। बेकिंग सोडा पकोड़ों को ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है। ठीक है, अच्छा, ये फास्टर कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको जल्दी खाना बनाना है, आप चाहते हो भाई खाना जल्दी से बने,
तो खाना जल्दी बनाने के लिए भी ना बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, इससे खाना जल्दी तैयार होता है। फॉर्मूला आप याद ही कर लोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 3 बातें तो मैंने आपको यही बता दी। पहला, इससे क्रिस्पी पकोड़ा बनता है, फास्टर कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। तो 1 2 3 3 बातें यही हो गई। अब ये बनेगा कैसे, बेकिंग सोडा बनेगा कैसे, फैक्ट्री में कैसे तैयार होगा? तो इसके लिए आपको नमक चाहिए, सॉल्ट चाहिए, उसको पानी में डालो, यानी पहले ब्राइन लेके आओ, जो ब्राइन आपने पढ़ा था, ब्राइन पढ़ा था ना, नमक को पानी में, ब्राइन, ब्राइन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, अमोनिया पास करो, ब्राइन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया पास करो, तो आपके 2 चीज बनेगा, एक अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, याद रखोगे? अच्छा, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, ये एक नॉन कोरोजिव बेस होता है, ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, याद रखना। कई बार, बहुत बार मैं एग्जाम में देखता रहता हूँ ना, आप लोग एग्जाम देखते हो नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एग्जाम देखता रहता हूँ बच्चों के, हर बच्चों के। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, एसिड होता है, बेस होता है, क्या होता है? तो इसका बेसिक नेचर होता है, बेस नेचर का होता है, ये बेसिक सॉल्ट होता है, वीक बेस जिसे बोलते हैं। इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट होता है। लेकिन जब इसको हीट करते हैं ना बच्चों, जब इसको हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो 2 चीज बनता है, एक सोडियम कार्बोनेट, एक वाटर, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि आपने हीट किया है, तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कमाल की चीज करने वाला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कमाल की चीज करेगा। ये क्या करेगा कि जो मैदा वगैरह होगा ना, उसको फुला देगा। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका केक वगैरह बनाने के लिए, जो हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल केक वगैरह बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, उसको हमने हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बना था, वाटर बना था और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो मैदा होगा वो फूल जाएगा, स्पॉन्जी बन जाएगा, काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। नाउ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्या है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखिए, बेकिंग सोडा अलग चीज है और बेकिंग पाउडर अलग चीज है। आप ऐसे कई बच्चों को नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूं, सुनिए, समझ लीजिए, समझना ज्यादा अच्छा है। एक समझदार इंसान वो है, चीजों को समझे, रटे नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है बेकिंग सोडा, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, याद रखना, ठीक है, ये बेकिंग सोडा है। लेकिन जब बच्चों इसी के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर जब कोई एसिड मिला देते हैं, जब कोई एसिड मिला देते हैं, या H प्लस आयन एसिड मिला दे, कोई वीक एसिड मिलाते हैं ना, सिट्रिक एसिड मिला दिया या टर्ट्रिक एसिड मिला दिया, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के अंदर कोई एसिड मिला दिया, तो ये बनता है बेकिंग पाउडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में फर्क है, क्योंकि बहुत बच्चों को, आप भी मानते होंगे ना इस बात को, बहुत बच्चों को फर्क ही नहीं पता बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क क्या होता है। तो ये आपको फर्क क्लियर हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेकिंग सोडा, बट बेकिंग सोडा में जब एसिड मिला देते हैं, जब बेकिंग सोडा में एसिड मिला देते हैं, तो वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जिसमें बेकिंग सोडा मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और कोई ना कोई एसिड का। ठीक है, क्लियर हो गया। और जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, जब इसको हीट किया जाता है, जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, ये तो रहा आपका बेकिंग सोडा, आपने मिला दिया एसिड, H प्लस वाला एसिड, तो बेकिंग सोडा में एसिड मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और जब बेकिंग पाउडर को आप हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका मैदा फूल जाएगा, स्पॉन्जी बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, इसकी वजह से ब्रेड और केक जो होता है वो राइज हो जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शन केक वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और क्या इस्तेमाल है बेकिंग सोडा का, तो दूसरा इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल होता है इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। याद है मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक में HCl होता है और फिर कभी कभार एंटासिड की जरूरत पड़ती है, तो वो एंटासिड में इसका भी इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग एंटासिड के लिए भी करते हैं।
बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग एंटा एसिड के लिए भी करते हैं, अपने स्टमक को रिलीफ करने के लिए जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग फायर, जो आग बुझाने वाले डिवाइस आते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, स्कूल में लगे होते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या क्या पढ़ा मैंने जल्दी से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है। बेकिंग सोडा थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बेकिंग सोडा से टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, फास्ट कुकिंग में इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। जब ब्राइन के अंदर नमक और पानी, यानी ब्राइन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया पास करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनेगा आपका। इसी ये जो बेकिंग सोडा होता है वो बेस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर मैंने आपको कहा था कि बेकिंग सोडा में जब एसिड मिलाते हैं बेकिंग पाउडर बन जाता है, और जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड और केक वगैरह जो होते हैं फूल जाते हैं, स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग केक बनाने में। अच्छा, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं आप ध्यान से सुनो। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बेस नेचर का होता है ना, बेस नेचर का होता है ना, मैंने आपको बताया था ना। अगर हम लोग एसिड नहीं मिलाएंगे ना तो केक का स्वाद कड़वा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस नेचर का होता है, अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा था। तो अगर हम एसिड नहीं मिलाएंगे तो केक कड़वा नहीं हो जाएगा, इसलिए हमें एसिड मिलाना जरूरी है बच्चों। इसके अंदर एसिड मिलाएंगे तभी तो न्यूट्रल होगा, वरना केक का स्वाद ही कड़वा हो जाएगा, ब्रेड का स्वाद ही कड़वा हो जाएगा। इसलिए एसिड मिलाना जरूरी है, न्यूट्रल करना जरूरी है। नाउ और क्या इस्तेमाल है बेकिंग सोडा का, तो इसका इस्तेमाल एंटासिड के लिए करते हैं जब स्टोव में पेंट वगैरह हो जाती है, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग सोडा की बात करें, वॉशिंग सोडा तो फॉर्मूला याद कर लो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। और ये बनता कैसे है, तो सोडियम कार्बोनेट ले आओ, जो अभी ऊपर रिएक्शन में बना था, ये बना था ना सोडियम कार्बोनेट, ये रहा सोडियम कार्बोनेट। ये वाला सोडियम कार्बोनेट ले लो, उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर लो। सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है, जो कि आपका वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए। तो जब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला देंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा, अर्थात आपका ये वॉशिंग सोडा तैयार हो गया। ठीक है ना। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्या है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबको पता है ग्लास इंडस्ट्री में, ग्लास को साफ करने के लिए, साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बोडेक्स होता है, एक पाउडर आता है बोडेक्स, आप गूगल पर सर्च मारोगे पता लग जाएगा, ये पाउडर होता है। तो बोडेक्स बनाने के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में होता है, घर में यूज करते हैं, साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आजकल आ रहा है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर की हार्डनेस होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। जो हार्ड वाटर होता है ना बच्चों, हार्ड वाटर हम पी नहीं सकते, उस हार्ड वाटर में केवल वॉशिंग सोडा ही इस्तेमाल किया जाता है किसी कपड़े वगैरह को साफ करने के लिए। तो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ अब आता है एक्टिविटी 2.15। तो मैं आपको एक्टिविटी 2.15 समझाने वाला हूँ। इसमें हमें लेना है कॉपर सल्फेट। याद कीजिए, कॉपर सल्फेट हम पहले भी ले चुके हैं, पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। कॉपर सल्फेट को लेना है, उसके बाद उसको हीट करना है, गर्म करना है, तो कुछ कलर सा ना चेंज होगा। क्या चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। फिर दोबारा उसमें वाटर ऐड करना है, और फिर उसमें देखना है कि आपको कौन सा कलर, वापस आपको कौन सा कलर मिला। ओवरऑल मैं एक्टिविटी आपके सामने लाता हूँ, ये देखिए, ये रहा आपका एक्टिविटी 2.15। देखिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो ब्लू कलर का होता है, याद रखोगे। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, और जब इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, क्योंकि आप हीट करोगे तो वाटर रिमूव होगा, आप हीट करोगे तो वाटर हट जाएगा ना, पानी सूख जाएगा, तो उसका कलर वाइट हो जाता है। फिर से बोलूं, हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट में पानी है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो ये ब्लू कलर का होगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब हीट करोगे ना और ये पानी हट जाएगा, जब ये वाटर रिमूव हो जाएगा तो बचेगा कॉपर सल्फेट, तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो जब कॉपर सल्फेट के साथ वाटर होता है तो ये ब्लू कलर का होता है, जब हीट कर देते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, तो ये आपका व्हाइट कलर हो जाएगा, पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा। अगर आप फिर से इसमें पानी मिला दोगे, इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, अगर आप फिर से इसमें पानी डालोगे तो क्या दिक्कत है, वो फिर से ब्लू कलर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल रीअपियर ब्लू इन कलर, दोबारा ब्लू कलर हो जाएगा। कितना सिंपल है ना भाई, देखो ना,
कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, बहुत सिंपल है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, हीट करोगे व्हाइट हो जाएगा। अब दोबारा आपने क्या करा, इसमें दोबारा पानी मिला दिया तो दोबारा ब्लू कलर का हो जाएगा। ये एक्टिविटी 2.15 है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अब आराम से पढ़ लेना। मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा एक्टिविटी पढ़ो, बट एक्टिविटी के अंदर क्या है ये आपको समझा दिया। ये देखिए इसके अंदर क्या है, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है और वाटर ड्रॉपलेट, पानी इसमें से इवेपोरेट हो रहा है, इसमें से पानी इवेपोरेट हो रहा है, पानी इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट, तो जब हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, बट ये जब पानी सूख जाएगा तो व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये जो मैंने आपको बताई है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये चीज़ डिटेल आप ना आपको यहाँ पे भी दे रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। क्या कि कॉपर क्रिस्टल जो है जब उसको हीट किया जाता है तो वो वाइट कलर का हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया भी था, कॉपर जो होता है ब्लू कलर का होता है, जब हीट करते हैं तो वाइट कलर हो जाता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब हीट करते हैं पानी सूख जाता है तो ये वाइट कलर का हो जाता है। और अगर आप दोबारा इसमें पानी डालोगे, इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, अगर दोबारा पानी डालोगे तो यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रिपेयर, तो दोबारा ब्लू कलर हो जाएगा। यानी ब्लू से वाइट, वाइट से ब्लू, ब्लू से वाइट, वाइट से ब्लू। पहले ब्लू था, गर्म करा, वाइट हुआ, वाइट में दोबारा पानी डाला, दोबारा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ सके साइंस का। उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल का जो कि प्रेजेंट होता है इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये तो हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन। लेकिन मुझे पता है कि आप रट लोगे, समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए एग्जांपल देखिए, ये क्या है, सॉल्ट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सॉल्ट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि सॉल्ट में वाटर है। नाउ ये सॉल्ट है, इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो इसे ही तो बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी, ये कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो ये जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट में वाटर है, सॉल्ट में वाटर है, सॉल्ट में वाटर है, तो ये तो कह रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 5, इसमें 10, इसमें 2, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है ना, सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ना प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हमें जिप्सम चाहिए, ये रहा जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, ये वाला आपको कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट चाहिए, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा, कई बार गेम खेल लेते हैं आपके साथ पेपर में, वो क्या करते हैं केल्विन में नहीं देते, वो डिग्री में दे देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो 373 100 डिग्री बराबर एक ही बात है। तो जब जिप्सम को, ये रहा जिप्सम, 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल लॉस होने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यही फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। हम सबने देखा है प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? देखिए मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ, यही रिएक्शन बनाता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट बाइहाइड्रेट, ये आपका जिप्सम है। क्या है ये आपका जिप्सम है। ये रिएक्शन आप नोट कर लेना। अब इसमें हमने क्या करा कि इसको हीट किया, 373 केल्विन पे हीट किया, तो सीधी सी बात है जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होने लगेगा। तो जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचेगा और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये आपका पीओपी तैयार हो गया। ये पीओपी है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब जिप्सम को, ये जिप्सम का फॉर्मूला, ये पीओपी का फॉर्मूला, तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करेगा और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। अच्छा वापस, अगर हम वापस, पीओपी है ना, ये पीओपी था ना, अगर पीओपी में वापस वाटर मिला देंगे तो क्या होगा, तो दोबारा जिप्सम बन जाएगा।
पीओपी में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला देंगे तो दोबारा क्या बनेगा, जिप्सम। क्लियर है भाई, जिप्सम से पीओपी तो पीओपी से वापस जिप्सम भी आ सकता है। नाउ पीओपी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो आजकल इसका टॉयज बनाने में होता है, डेकोरेशन घर में आप देखा होगा, फोर सीलिंग बोलते हैं, है ना, आपके घर में आजकल लेटेस्ट मेरे घर बनाया तो उसमें मैंने फोर सीलिंग कराई है तो पीओपी से हुई है पूरी। तो टॉयज बनाने में, डेकोरेशन सामान बनाने में, मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो सरफेस होता है उसकी घिसाई में इस्तेमाल होता है, सरफेस को स्मूथ बनाने में इस्तेमाल होता है, तो ये इन सब में पीओपी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप एक काम कर लीजिए, पिछले 10 साल का पेपर ले आइए कहीं से भी, किसी भी बोर्ड का, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आया हो ना जो मैंने आपको पढ़ाया, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं भी तो देखूंगा ना एक बार कि कौन सा क्वेश्चन इससे बाहर आया। ठीक है बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, मैं जानता हूँ। बेफिलहाल ये वीडियो आपको बताया है कि अगर आप 100% नंबर लाना चाहते हो तो इस टाइप की वीडियो से करें ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि कोशिश करें हर बच्चा 100 नंबर लाए, क्योंकि आपका कंपटीशन किसी व्यक्ति से नहीं है, इससे कंपटीशन नहीं करना आपको, कंपटीशन इससे करना है। मैं हर बार कहता हूँ आपका कंपटीशन इससे है, 100 से है। कोशिश कीजिए कि आपका अपना अपना 100% हो, बाकी दुनिया कुछ भी करे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका रिवीजन क्लास था चैप्टर 2 का। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद।